अध्याय 16। झाओ लिनेर का सफेद हाथ ब्लेड जैसा था। वह 7 रंगों की चमक से झिलमिला रहा था। वह उस प्रकाश स्क्रीन की ओर झपटी। उसी समय वह पलटी, इंद्रधनुष की तरह। उसने फिर से पत्थर के जंगल के बाहर बड़े पेड़ की ओर छलांग लगाने की कोशिश की। हालांकि 4 भुजाओं वाला लाल बंदर पत्थर के जंगल में और भी अधिक फुर्तीला था। वह एक रक्तिम प्रकाश में परिवर्तित हो गया और आकाश में ऊपर चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह झाओ लिनेर को हवा में ही फाड़ देगा। ऐसा लग रहा था कि शाही देवदूत के लिए राक्षसी पंजों से बचना बहुत कठिन होगा। हालांकि चीजें हमेशा अप्रत्याशित होती हैं। ठीक इसी समय एक चांदी जैसी आकृति प्रकट हुई। वह जंगल की गहराइयों से तेजी से आया। इसने एक ही क्षण में लाल बंदर को दूर धकेल दिया और झाओ लिनेर को हवा में ही पकड़ लिया। इसके बाद वह आकाश में उड़ गया और पास के एक ऊंचे पेड़ की ओर बढ़ गया। आसपास के कुछ विशालकाय वानर वास्तव में इसे रोकने में असमर्थ थे। जियो चेन ने आश्चर्य से अपना सिर उठाया। ये वास्तव में वह युवा गेंडा था। ये वास्तव में वह था जिसने झाओ लिनेर को बचाया था। उसका कमजोर शरीर 1 मीटर भी लंबा नहीं था। 4 भुजाओं वाले लाल बंदर की तुलना में वह वाकई बहुत कमजोर था। हालांकि इसने वास्तव में उस विशालकाय वानर को गिरा दिया जो अभी एक पहाड़ी जितना बड़ा था। ये कल्पना करना कठिन था कि उसके छोटे से शरीर में किस प्रकार की शक्ति निहित थी। गर्जन, लाल बंदर ने उग्रता से दहाड़ लगाए। इससे दर्जनों विशालकाय वानरों ने छलांग लगाई और युवा गैंडे को घेरने के लिए ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए। तथापि युवा गैंडे की चाल बहुत तेज थी। वह बिजली की तरह तेज थी। वह एक क्षण में पेड़ की चोटी पर चढ़ गया और घेरे से बाहर निकल गया। तेजी से जाओ, झाओ लिनेर ने युवा गेंडा को एक सुखद आवाज में आग्रह किया, जैसे कि वे पहले से ही एक दूसरे से परिचित थे। जियो चेन को वांग जी फैंग के शब्द याद आए। केवल एक पवित्र लड़की ही पवित्र गेंडा के पास जा सकती है। उसी क्षण उसे अचानक एक एहसास हुआ। युवा गेंडा 2 दिनों से गायब था। शायद ये झाओ लिनेर के साथ था। इससे पहले भी उन दोनों की मुलाकात हुई थी। हालांकि दर्जनों विशालकाय वानर बहुत तेज थे, फिर भी उनके लिए रहस्यमय युवा गेंडा को पकड़ना मुश्किल था। अंत में 4 भुजाओं वाले लाल बंदर ने आकाश की ओर मुंह करके एक लंबी दहाड़ लगाई। उसने अपने मुंह से एक चमकदार बहुरंगी रोशनी उगली और युवा गेंडे की पीठ की ओर दौड़ा। जियो चेन दंग रह गया। वह विशालकाय बंदर की रहस्यमयी क्षमता देखकर आश्चर्यचकित था। वह वास्तव में ऐसी जादुई क्षमता का उपयोग करने में सक्षम था। युवा गेंडा ने अपने पीछे ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस किया। उसका जैद जैसा सीन चमक से खिल उठा। जिस क्षण उसने अपना सिर घुमाया, सीन से चांदी की बिजली की एक चमक निकली। पलक झपकते ही वह उस चमकीली बहुरंगी रोशनी से टकराया जो उसका पीछा कर रही थी। नतीजतन वह एक चमकदार रोशनी के साथ फट गया और फिर उसी समय ढह गया। एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग ने जंगल में तबाही मचा दी। उस स्थान पर जहां चमकदार रोशनी फूटी थी, वन का विशाल क्षेत्र एक क्षण में नष्ट हो गया। पत्ते हवा में उड़ गए। हवा में लकड़ी के टुकड़े भर गए। जमीन पर एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। जियो चेन बहुत हैरान था। एक साधारण विशेषज्ञ निश्चित रूप से इस तरह के हमले का सामना करने में सक्षम नहीं होगा। इन दोनों जानवरों में असाधारण क्षमताएं थीं, विशेषकर इसलिए कि वह छोटा दिव्य घोड़ा अभी भी बहुत छोटा था। बस ऐसे ही उसमें एक चमत्कारी क्षमता थी। ये कल्पना करना कठिन था कि परिपक्व होने के बाद ये कितना शक्तिशाली होगा। ये पवित्र जानवर कहलाने के योग्य था। युवा यूनिकॉर्न पलक झपकते ही चांदी के तीर की तरह गायब हो गया। 10 से ज्यादा विशालकाय वानरों ने चांदनी रात में मुंह ऊपर करके दहाड़ना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वे बहुत गुस्से में थे, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। जियो चेन को भी बहुत पछतावा हुआ। उसके पास मूल रूप से झाओ लिनेर को रहने देने का अवसर था, लेकिन अंत में युवा यूनिकॉर्न ने वास्तव में उसे बचा लिया। इस पल वह समझ गया कि दर्जन भर विशालकाय वानर उसके प्रति स्पष्ट रूप से शत्रुता दिखा रहे थे। वह अब और पत्थर के जंगल में नहीं रहना चाहता था, इसलिए वह अपनी छोटी सी चोटी पर चला गया। बस इसी समय कुछ ऐसा हुआ जिसने जियाओ चेन को आश्चर्यचकित कर दिया। 4 भुजाओं वाले लाल बंदर ने वास्तव में मृत विशालकाय बंदर के शरीर से एक चमकदार और पारदर्शी क्रिस्टल निकाला और फिर उसने उसे निगल लिया। शुरू में जब उसने छोटे से दिव्य घोड़े पर हमला करने के लिए उस बहुरंगी रोशनी को उगला तो उसकी आत्मा निराश और निस्तेज लग रही थी। लेकिन जब उसने उस क्रिस्टल को निगल लिया तो उसने वास्तव में बहुत जल्दी अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त कर ली। इसके अलावा उसका पूरा शरीर एक हल्की चमक उत्सर्जित कर रहा था। क्या ये पौराणिक मॉन्स्टर कोर हो सकता है? लेकिन ऐसा नहीं लगा। जियो चेन घबराहट में छोटी चोटी पर लौट आया। गर्जन, 10 से अधिक विशालकाय वानरों ने एक साथ दहाड़ते हुए शव को वापस पत्थर के जंगल में ले आए। अगले 2 दिनों में झाओ लिनेर प्रकट नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कठिनाइयों के सामने वह पीछे हट गई हो। लेकिन जियो चेन ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसे विश्वास नहीं था कि शाही देवदूत ऐसे ही रुक जाएगा। 10 से अधिक विशाल वानरों ने स्पष्ट रूप से जियाओ चेन के प्रति कुछ शत्रुता दिखाई। वे पहले जितने सामंजस्यपूर्ण नहीं थे। जियो चेन को पता था कि अब स्थान बदलने का समय आ गया है। जब वह उस क्षेत्र से गुजर रहा था जहां अत्याचारी ड्रैगन विचरण करता था, उन्होंने कई बड़े जानवरों के अवशेषों की खोज की। वह ये भी नहीं जानता था कि वे किस प्रकार के जानवर थे। इनकी लंबाई 3 से 4 मीटर से लेकर 10 मीटर से अधिक तक थी। घनी सफेद हड्डियां, यह असाधारण रूप से भयानक लग रहा था। ये स्पष्ट था कि वे उन जानवरों के अवशेष थे जिन्हें अत्याचारी ड्रैगन ने खा लिया था। जब जियो चेन हड्डियों के ढेर के पास से गुजरा, अनजाने में उसे एक लाल क्रिस्टल की खोज हो गई। यह अंगूठे जितना बड़ा था। वह रत्न की तरह चमकीला था। उसका हृदय द्रवित हो उठा। क्या 4 भुजाओं वाले विशालकाय वानरों ने इस प्रकार के क्रिस्टल को निगल नहीं लिया था? बस बात ये थी कि रंग अलग था। उसने अपने हाथ में चमकदार और पारदर्शी लाल क्रिस्टल पकड़ रखा था। वह स्पष्ट रूप से इसके भीतर निहित शुद्ध ऊर्जा की लहर को महसूस कर सकता था। जियो चेन थोड़ा हैरान था। राक्षस कोर, उन्होंने इस अत्यंत शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा का मार्गदर्शन करने के लिए प्राचीन पत्थर की पट्टिका पर उकेरी गई क्यूई प्रशिक्षण पद्धति का संचालन किया।
यह उसके शरीर में फैल गया। कुछ समय बाद जियो चेन के हाथ से एक तीखी कड़क ध्वनि निकली। मूलतः चमकदार और पारदर्शी लाल क्रिस्टल की चमक अब फीकी पड़ गई थी तथा वह टुकड़ों में टूट गया था। जैसे ही आध्यात्मिक ऊर्जा का अंतिम अंश जियो चेन द्वारा अवशोषित किया गया, क्रिस्टल सीधे पाउडर में बदल गया। क्रिस्टल के भीतर निहित आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तव में कमजोर नहीं थी। इसके अलावा इसे आत्मसात करना बहुत आसान था। दुनिया के सार को आत्मसात करने की तुलना में ये बहुत तेज था। ये स्वर्ग और पृथ्वी के सार को अवशोषित करने की तुलना में बहुत तेज था। यदि यह राक्षसी कोर न होता तो इसे सचमुच आध्यात्मिक पत्थर कहा जा सकता था। तथापि जियो चेन बहुत उलझन में था। उनके घायल शरीर को पोषण देने के लिए केवल बहुत थोड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित की गई और अधिकांश आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तव में बिना किसी निशान के गायब हो गई। उसे नहीं पता था कि यह कहाँ एकत्रित हुई थी। जियो चेन ने अपने मेरिडियन को देखने के लिए गुप्त कला का संचालन किया। वह आध्यात्मिक ऊर्जा के निशान खोज रहा था। अचानक उसने अपने बाएं पैर में रोशनी का एक चांदी जैसा धब्बा देखा। ये ड्रैगन अंडे में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा की विशाल मात्रा से बना था। ये शांत क्यू एक्यू पॉइंट के साथ विलीन हो गया था। अन्य एक्यू पॉइंट्स की तुलना में ऐसा लग रहा था मानो यह कोई देवता हो गया हो, अंधेरी रात में चमकते हुए दीपक की तरह। इसी समय उन्होंने खोज की। उसके दूसरे पैर के शांत क्यू एक्यू पॉइंट में उसके चेहरे पर हल्की लाली छा गई। उसे तुरंत ही यह बात समझ में आ गई। दूसरी तरफ भी यही बात घटित हुई। हालांकि क्रिस्टल के भीतर निहित आध्यात्मिक ऊर्जा ड्रैगन अंडे की तुलना में बहुत दूर थी। वह नहीं जानता था कि यदि उसने पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित कर ली तो भविष्य में क्या ऐसी ही घटना घटेगी। जियो चेन द्वीप की गहराई की ओर नहीं गया। वह विशालकाय बंदर के निवास स्थान से केवल कुछ मील दूर चला गया। एक चट्टानी चट्टान के पास यह अभी भी अत्याचारी ड्रैगन के क्षेत्र की सीमा पर था, क्योंकि केवल उसके क्षेत्र में ही भयानक जानवर कम होंगे। उसकी वर्तमान शारीरिक स्थिति को देखते हुए उसके लिए जानवरों के साथ तीव्र युद्ध में शामिल होना उपयुक्त नहीं था। शाम हो चुकी थी। जियाओ चेन चट्टानी चट्टान के ऊपर चुपचाप प्रशिक्षण ले रहा था। वह अपने घायल शरीर को ठीक कर रहा था। आओ! अचानक दूर के पहाड़ी जंगल से भेड़िए की चीख सुनाई दी और इसके साथ ही अन्य जंगली जानवरों की चीखें भी सुनाई दे रही थी। पहले तो जियो चेन ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस निर्जन द्वीप पर भेड़िए वास्तव में बहुत कमजोर थे। वहाँ अनगिनत ज्यादा शक्तिशाली जानवर थे, लेकिन इसके तुरंत बाद शेर की दहाड़, बाघ की दहाड़ और बंदरों की चीखें सुनाई देने लगी। और पास ही में पहाड़ी जंगल वास्तव में कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ बहुत सारे जानवर लड़ रहे हों। जियो चेन ने प्रशिक्षण रोक दिया। वह देखना चाहता था कि क्या हो रहा है। जब वह इस जंगल में पहुंचे, जानवरों के बीच लड़ाई पहले से ही अपने अंत के करीब थी। जंगल में बड़ी संख्या में जानवरों की लाशें पड़ी थीं। जंगल में खून की तीखी गंध फैल गई। 2 हाथी आकार के शेरों की गर्दनें तोड़ दी गईं। 7 से 8 3 आंखों वाले काले बाघों के शरीर टुकड़े टुकड़े हो गए। 2 5 से 6 मीटर लंबे विशालकाय चीलों की छाती में छेद कर दिया गया था और वे एक विशाल पेड़ पर लटके हुए थे। 3 5 से 6 मीटर लंबे यूनिहॉर्न भालुओं के सिर उनके शरीर से अलग हो गए थे और एक दूसरे के ऊपर ढेर हो गए थे। उनके सिर उनके धड़ से अलग होकर एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे। यहाँ वास्तव में अजीब जानवरों की दर्जनों लाशें पड़ी थीं। अध्याय 17। ये खूंखार जानवरों का एक दुर्लभ नरसंहार था। जंगल का कानून अतुलनीय रूप से क्रूर था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अत्याचारी ड्रैगन के क्षेत्र में क्रूर जानवरों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी। साथ ही जानवरों के राजा जैसा कोई शक्तिशाली जानवर भी नहीं था। अन्यथा क्रूर जानवरों के बीच लड़ाई और भी ज्यादा हताश और क्रूर होती। हर जगह खून ही खून था। उनके सामने पड़े जानवरों की लाशें एक भयानक दृश्य थी। ऐसा लग रहा था कि वे एक प्राचीन गुफा के कारण एक दूसरे को मार रहे थे। ज्यादातर खतरनाक जानवर गुफा के प्रवेश द्वार के सामने ही मर गए। ऐसा लग रहा था कि यह मूल रूप से एक सीलबंद प्राचीन गुफा थी। कई सालों के बाद गुफा के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने वाली विशाल चट्टानें धीरे धीरे टूट गईं। आज प्राचीन गुफा ने आखिरकार फिर से दिन का उजाला देखा और इसने क्रूर जानवरों को एक दूसरे को मारने के लिए आकर्षित किया। अंतिम विजेता एक दिव्य भेड़िया था। उसका नीला फर चमकीला चमक रहा था। उसके शरीर पर एक विचित्र ऊर्जा बह रही थी, मानो उसे किसी नीली दिव्य चट्टान से तराश कर बनाया गया हो। इसकी लंबाई 3 मीटर से ज्यादा थी और इसकी ऊंचाई 1.6 से 1.7 मीटर के आसपास थी। दूसरे खतरनाक जानवरों की तुलना में यह बहुत छोटा था। हालांकि यह एक तरह की भयावह क्रूरता का उत्सर्जन कर रहा था। यह एक कड़वी भयावह आभा बिखेर रहा था। सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि उसके पास नीले पंखों की एक जोड़ी थी। भेड़िए के पंखों की यह जोड़ी फैलने पर 5 से 6 मीटर तक लंबी हो सकती थी। पंखों पर बहती नीली चमक उसके शरीर के अन्य हिस्सों से भी ज्यादा शानदार थी। इसके अलावा इस भेड़िए की वास्तव में 3 आंखें थीं। तीसरी आंख नीलम की तरह चमकीली थी, लेकिन उससे एक बुरी चमक निकल रही थी। इसे देखते ही लोगों को तुरंत अत्यधिक खतरे का एहसास हो जाता था। इतने सारे क्रूर जानवरों के नरसंहार से बच पाना दिव्य भेड़िए की क्रूरता और आतंक को साबित करने के लिए पर्याप्त था। उसने गुफा के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने वाली चट्टानों को पहले ही हटा दिया था। जब वह प्राचीन गुफा में जाने वाला था तो उसे उसी क्षण कुछ महसूस हुआ। उसने उस दिशा की ओर देखा जहां जियाओ चेन छिपा हुआ था। उसकी क्रूर आंखों की जोड़ी खूनी चमक के साथ चमक रही थी और उसके माथे पर खड़ी आंख नीली चमक के साथ धड़क रही थी। हवा में एक भयावह आभा व्याप्त थी। जियाओ चेन खतरे से घिरा हुआ था। हालांकि जब दिव्य भेड़िए ने अपना सिर घुमाया तो जियाओ चेन ने उसकी गर्दन के बाईं ओर भयानक घाव देखा। ये स्पष्ट था कि युद्ध के दौरान उसे गंभीर चोट लगी थी। उसकी गर्दन के किनारे से लेकर पेट तक एक बड़ा खूनी घाव खुला हुआ था। उसका एक नीला पंख लटक रहा था, वह लगभग फट गया था। उसके पेट में भयानक सफेद हड्डियां दिख रही थी और विचित्र नीला खून पूरी जमीन पर बह रहा था। आओ! ... उद्धरण चिन्ह। रहस्यमय भेड़िया ऊपर की ओर मुंह करके चीखने लगा।
उसके बाद वह नीली रोशनी की एक लकीर में बदल गया और जियाओ चेन की ओर दौड़ा। वह अपने साथ एक कड़वी खूनी आभा लेकर आया। हालांकि जैसे ही वह छलांग लगाकर जमीन पर उतरा, उसका शरीर कांप उठा और वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। जियो चेन ने निश्चिंत होकर कहा, ये देव भेड़िया केवल अपनी उड़ान के अंत में एक तीर था। जब क्रूर भेड़िए ने अपना खूनी मुंह खोला और उस पर झपटा, तो जियो चेन ने एक छवि छोड़ दी। चकमा देने के बाद उसने अपना दाहिना पैर घुमाया और बेरहमी से भगवान भेड़िए की उजागर सफेद हड्डियों पर प्रहार किया। भगवान भेड़िया वास्तव में अतुलनीय रूप से भयंकर था। उसका शरीर केवल कुछ बार ही हिलता था, वह एक कदम भी पीछे नहीं हटता था। जमीन पर गिरना तो दूर की बात थी। जियाओ चेन की लात, जो चट्टानों को तोड़ने के लिए काफी शक्तिशाली थी, वास्तव में दिव्य भेड़िए की हड्डियों को तोड़ने में कामयाब नहीं हुई। कोई भी कल्पना कर सकता है कि दिव्य भेड़िए की हड्डियां कितनी कठोर थीं। चीखें। 3 आंखों वाले भेड़िए ने एक करुण चीख निकाली और तेज दर्द ने उसकी सारी क्रूरता जगा दी। उसके शरीर पर नीला फर खड़ा हो गया और उसमें से एक उदास नीली रोशनी फूट पड़ी। उदास और चमकदार रोशनी लगातार टिमटिमा रही थी। वह फिर से जियाओ चेन की ओर झपटा। इस बार उसकी गति बहुत तेज थी। वह नीली रोशनी की लकीर की तरह आगे बढ़ रहा था। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे उसने हवा में ही अपनी सारी ताकत खो दी हो और अचानक नीचे गिर गया हो। ये वास्तव में अपनी उड़ान के अंत में एक तीर था। डूबते सूरज की अंतिम चमक के बाद इसे अपनी ताकत दिखाने का समय भी नहीं मिला, इससे पहले कि यह और अधिक टिक न सके। इसने अपने मुंह से एक टूटा हुआ नीला दिल बाहर थूक दिया। हालांकि जियाओ चेन मन ही मन आशंकित था। अगर भगवान वुल्फ को गंभीर चोट नहीं लगी होती, तो वह इससे निपट नहीं पाता। खून से रंगे जंगल, खूंखार जानवरों की लाशें और बहते खूनी धुंध को देखते हुए जियो चेन अपने सामने प्राचीन गुफा के प्रवेश द्वार की ओर चला गया। वह देखना चाहता था कि प्राचीन गुफा में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जिसके लिए इतने सारे खूंखार जानवर लड़ रहे हैं। प्राचीन गुफा के अंदर का हिस्सा बहुत विशाल और विशाल था। अगर सीलबंद प्रवेश द्वार को पूरी तरह से खोल दिया जाए, तो 8 पंजे वाले तानाशाह ड्रैगन जैसा विशाल राक्षस शायद अंदर घुस सकता है। अचानक जियाओ चेन की अभिव्यक्ति जम गई। गुफा के प्रवेश द्वार से आने वाली कमजोर रोशनी की मदद से वह देख सकता था कि वास्तव में प्राचीन गुफा की गहराई में एक विशाल राक्षस रेंग रहा था। ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि उसके सामने एक विशाल सफेद कंकाल था। सौभाग्यवश वह कोई जीवित प्राणी नहीं था। जियो चेन आगे चला गया। विशाल कंकाल हड्डियों के पहाड़ जैसा था। ये किसी क्रूर ड्रैगन का कंकाल होना चाहिए, अन्यथा इतना विशाल राक्षस नहीं होता। पूरा कंकाल लगभग 40 से 50 मीटर लंबा था। ये प्राचीन पुस्तकों में दर्ज सेबर ड्रैगन से बहुत मिलता जुलता लग रहा था। ये ड्रैगन जाति की एक क्रूर प्रजाति थी। प्राचीन गुफा की गहराई में एक हल्की चमक दिखाई दे रही थी। जियो चेन के अंदर जाने के बाद उसने पाया कि यह वास्तव में एक ड्रैगन क्रिस्टल था। यह मानव सिर जितना बड़ा था, यहाँ तक कि उदास प्राचीन गुफा भी इसकी चमक को छिपा नहीं सकती थी। जियो चेन अतुलनीय रूप से हैरान था। साधारण क्रिस्टल की तुलना में ये क्रिस्टल वास्तव में बहुत बड़ा था। ड्रैगन क्रिस्टल चमकीला और पारदर्शी था। वह जितना प्रकाश के करीब गया, वह उतना ही उज्जवल होता गया। चमक एक दिव्य चमक की तरह शानदार थी। बिना किसी संदेह के ये सबसे अच्छे खजानों में से एक था। इतने सारे खूंखार जानवर एक दूसरे को क्यों मार रहे थे, इसका कारण निस्संदेह ये ड्रैगन क्रिस्टल ही था। यह एक खूंखार ड्रैगन की कब्र थी। जियो चेन जल्दी से ड्रैगन गुफा से बाहर चला गया। वह जल्द से जल्द इस जगह से निकल जाना चाहता था। जानवरों के खून से रंगे जंगल में घूमते हुए जियाओ चेन ने जानवरों की फटी हुई लाशों से 10 से ज्यादा क्रिस्टल पत्थर उठाए। उसके बाद वह उड़ गया। साधारण जंगली जानवरों के शरीर में कोई क्रिस्टल पत्थर नहीं होता था, केवल क्रूर जानवरों के शरीर में ही ये होते थे। 10 से ज्यादा क्रूर जानवरों की लाशों में 10 से ज्यादा क्रिस्टल पत्थर होने चाहिए। हालांकि जियाओ चेन के पास उन्हें इकट्ठा करने का समय नहीं था। ड्रैगन क्रिस्टल को बहुत सारे क्रूर जानवर चाहते थे। अगर यह जंगल में क्रूर जानवरों को मिल जाता, तो यह एक और दुखद नरसंहार का कारण बन सकता था। जियो चेन ने अपने कपड़ों में दीप्तिमान ड्रैगन क्रिस्टल को लपेटा और जल्दी से चट्टानी चट्टान पर लौट आया, जहां वह अस्थायी रूप से रह रहा था। 1 घंटे से ज्यादा समय बीतने के बाद उस इलाके से फिर से दहाड़ने की आवाजें आने लगी। इसके अलावा जियाओ चेन ने चट्टानी चट्टान में कुछ खूंखार जानवरों को उड़ते हुए देखा। वे जंगल की ओर भाग रहे थे, जो खून की बदबू से भरा हुआ था। उनके बीच एक दिव्य भेड़िया था। भेड़िए का शरीर लगभग 5 से 6 मीटर लंबा था। उसकी ऊंचाई 3 मीटर के करीब थी। उसके पूरे शरीर पर नीली चमक चमक रही थी। नीले पंखों की एक जोड़ी फैली हुई थी। उसके पंखों का फैलाव 12 से 13 मीटर था। एक तेज आंधी चल रही थी। उसके माथे के बीच में एक नीली खड़ी आंख भी थी। यह उस दिव्य भेड़िए से भी अधिक ठंडा था जिसने जियो चेन पर पूरी ताकत से हमला किया था। आकाश के उस हिस्से से भेड़ियों की भयानक चीखों की एक श्रृंखला प्रसारित हुई। विशाल ध्वनि तरंगे विशाल आकाश में दबी हुई गड़गड़ाहट की तरह उठी। यह शायद किसी वन क्षेत्र में मौजूद खूंखार जानवरों का सरदार हो सकता है। मरे हुए खूंखार जानवर बाद में आने वालों का भोजन बन गए। जब आसमान में अंधेरा छा गया, तभी धीरे धीरे उस जगह पर शांति लौटी। हालांकि वहां खूंखार जानवरों की बहुत सारी हड्डियां थीं। जब सब कुछ शांत हो गया, तो जियाओ चेन ने खुद को एक चट्टान की गुफा में बंद करने के लिए एक विशाल चट्टान का इस्तेमाल किया। उसने उस चमकदार और पारदर्शी विशाल ड्रैगन क्रिस्टल को अपने हाथों में पकड़ लिया और गुप्त तकनीक का संचालन करना शुरू कर दिया। उसने ड्रैगन क्रिस्टल के भीतर शुद्ध ड्रैगन सार को अवशोषित करने के लिए स्वर्ग द्वारा दी गई QE प्रशिक्षण तकनीक का इस्तेमाल किया। अगर बाहर के लोग अपनी आंखों के सामने ये दृश्य देखें, तो वे निश्चित रूप से अचंभित रह जाएंगे। विशाल ड्रैगन क्रिस्टल को वास्तव में दोनों हाथों से थामना पड़ता था। दिव्य चमक शानदार थी। बहुरंगी रोशनी गुफा में एक चमकदार चमक के रूप में परिलक्षित हो रही थी। दिव्य चमक में ऐसा लग रहा था कि उसका अपना जीवन है, क्योंकि वह लगातार जियो चेन के शरीर में प्रवेश कर रही थी। और विशाल ड्रैगन क्रिस्टल धीरे धीरे सिकुड़ रहा था। ये फसल का एक रोमांचक क्षण था।
शुद्ध और असीम ड्रैगन सार जियो चेन के शरीर में एक अविरल धारा में बह रहा था। गुफा में चमकती हुई चमक पानी की लहरों की तरह फैल गई। अंत में ये सब जियाओ चेन के शरीर में समा गया। एक रात के बाद ड्रैगन क्रिस्टल आधे से ज्यादा सिकुड़ गया था और जियाओ चेन पहले से ही घने बहुरंगी चमक से घिरा हुआ था। दोपहर तक ड्रैगन क्रिस्टल पहले ही मुट्ठी के आकार का हो चुका था। बहुरंगी चमक ने पूरी गुफा को जगमगा दिया। अगले 2 घंटों के बाद ड्रैगन क्रिस्टल पहले ही कबूतर के अंडे के आकार का हो चुका था। यह एक चमकदार और पारदर्शी मोती बन गया था। तभी जियो चेन रुका और अपनी आंखें खोली। जैसा कि अपेक्षित था, विशाल ड्रैगन सार उसके दूसरे पैर पर शांग हिल एक्यू पॉइंट में समा गया था। जब ड्रैगन क्रिस्टल समाप्त होने वाला था, तभी यह एक्यू पॉइंट अंततः संतृप्त हो गया। प्रकाश का एक चमकदार धब्बा दिखाई दिया। प्रकाश का वह बिंदु और एक्यू पॉइंट एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ गए। प्रकाश का वह बिंदु एक्यू पॉइंट था और एक्यू पॉइंट प्रकाश का वह बिंदु था। ऐसा लग रहा था जैसे इसे पूरी तरह से दिव्य बना दिया गया हो। अन्य एक्यू पॉइंट की तुलना में यह अंधेरी रात में एक चमकते हुए दीपक की तरह था। एक दुर्लभ ड्रैगन अंडे ने जियाओ चेन के बाएं पैर पर शांग हिल एक्यू पॉइंट को दिव्य बना दिया था। एक दुर्लभ ड्रैगन क्रिस्टल ने उसके दाहिने पैर पर शांग हिल एक्यू पॉइंट को दिव्य बना दिया था। उसे गहराई से महसूस हुआ कि उसकी क्यूई ट्रेनिंग तकनीक अतुलनीय रूप से रहस्यमय थी। इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा वास्तव में 2 एक्यू पॉइंट में पूरी तरह से विलीन हो गई थी। मानव शरीर में 365 मुख्य एक्यू पॉइंट हैं। यदि प्रत्येक मुख्य एक्यू पॉइंट को प्रकाश के एक कण में संघनित कर दिया जाए और सभी 365 मुख्य एक्यू पॉइंट को दिव्य बना दिया जाए, तो किस प्रकार का परिवर्तन होगा। जियो चेन उस दिन का इंतजार कर रहा था। आज के लिए आपकी पढ़ने की सीमा पहले ही पूरी हो चुकी है। अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो कृपया लॉग इन करें। अध्याय 18। जियो चेन ने दुर्लभ ड्रैगन क्रिस्टल को परिष्कृत किया। असीम ड्रैगन सार लगभग सभी उसके दाहिने पैर पर शांग हिल एक्यू पॉइंट में संघनित हो गया। ड्रैगन सार का केवल एक छोटा सा हिस्सा उसके घायल शरीर के साथ जुड़ गया। फिर भी उसकी चोटें अभी भी बहुत बेहतर थीं। झाओ लिन पिछले 3 दिनों से दिखाई नहीं दी, लेकिन वह निश्चित रूप से जियो चेन को मारने का अवसर नहीं छोड़ेगी। आखिरकार वह और जियो चेन समय के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। वज्रपात कभी भी हो सकता है। जियो चेन को अपने घायल शरीर को ठीक करने के लिए तुरंत समय की आवश्यकता थी। वह पिछले कुछ दिनों से आदिम जंगल में स्वास्थ्य लाभ कर रहा था। ये द्वीप वास्तव में बहुत रहस्यमय था। जियो चेन को अत्याचारी ड्रैगन के क्षेत्र के बाहरी क्षेत्र में कई विशाल राक्षसों के निशान मिले। उनमें से कई प्राचीन जानवर थे। उदाहरण के लिए एक दिव्य तेंदुआ जो एक विशाल हाथी को चीर सकता था, एक 20 मीटर लंबा प्राचीन मगरमच्छ, एक सुनहरा सेंटीपीड जो एक कटोरे जितना मोटा था। उसने द्वीप की गहराई से प्रसारित एक ड्रैगन की दहाड़ भी सुनी। बेशक वह 8 पंजे वाला तानाशाह ड्रैगन या प्राचीन अत्याचारी ड्रैगन नहीं था, यह एक अज्ञात ड्रैगन था। पौधों की आध्यात्मिक ऊर्जा एक धार की तरह बह रही थी। पहाड़ी जंगल में हरी चमक लगातार टिमटिमा रही थी। जियाओ चेन के आसपास आध्यात्मिक ऊर्जा घनी थी। धुंधली हरी चमक उसके शरीर को ढंक रही थी। शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा की लड़ियां उसके शरीर में बह रही थी। उसका घायल शरीर लगातार कोमल हरी चमक से पोषित हो रहा था। 2 दिन और बीत चुके थे। जियो चेन की शारीरिक स्थिति पहले से काफी बेहतर थी। उसने झाओ लिन की हरकतों पर नजर रखने का फैसला किया। उसके लिए उसे मारने के अपने मूल इरादे को बदलना असंभव था। आगे जो होने वाला था वह एक घातक झटका हो सकता था। इसकी जांच करना बहुत जरूरी था। जियो चेन ने उस क्षेत्र का चक्कर लगाया जहां अत्याचारी ड्रैगन अक्सर घूमता था। वह घने आदिम जंगल से गुजरा और सभी प्रकार के जंगली जानवरों से बचता हुआ अंत में वह द्वीप के किनारे पर लौट आया और अपने द्वारा बनाए गए बांस के घर के आसपास पहुंच गया। नीलम जैसी झील अतुलनीय रूप से साफ थी। नीला आकाश और सफेद बादल उसमें साफ झलक रहे थे। आसपास का वातावरण विस्टेरिया से ढका हुआ था। रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। फूलों की ताजा खुशबू पूरे जंगल में फैल रही थी। बांस का घर गहरे हरे रंग का था। उसे कुछ लताओं और ताजे फूलों से सजाया गया था। बांस के घर के सामने रतन पर एक रेशमी दुपट्टा लटका हुआ था जो हवा के साथ हिल रहा था। जियो चेन द्वारा निर्मित बांस का घर पहले से ही झाओ लिन का निवास बन गया था। यह न केवल नाम में बल्कि वास्तविकता में भी युद्ध की लूट थी। हालांकि जियाओ चेन ने झाओ लिन की आकृति नहीं देखी। उसने क्षेत्र के चारों ओर चक्कर लगाया और खोज शुरू कर दी। अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। झील के किनारे से 100 मीटर दूर जंगल की गहराई में वास्तव में 5 नए बने बांस के घर थे। इसके अलावा उसने एक अपरिचित आकृति देखी। वह 20 साल का एक लंबा नौजवान था। उसके लंबे भूरे बाल और बहुत गोरी त्वचा थी। हालांकि उसकी आंखें कुछ हद तक भयावह थीं, जिससे दूसरों के लिए उसके बारे में दोस्ताना धारणा बनाना मुश्किल हो जाता था। ये कौन था? जियो चेन घने जंगल में चुपचाप खड़ा होकर भूरे बालों वाले आदमी को देख रहा था। कुछ ही देर बाद जंगल से बड़ी संख्या में समुद्री पक्षी समुद्र की दिशा में उड़े। 2 आकृतियां जंगल से गुजरी और तेजी से आगे बढ़ीं। वे 20 साल के एक पुरुष और एक महिला थे। उनके बाल हल्के भूरे रंग के थे और उनके पहनावे से ऐसा लग रहा था कि वे बांस के घर के सामने खड़े आदमी के नौकर हैं। दोनों ने भूरे बालों वाले आदमी को प्रणाम किया। भूरे बालों वाले युवक ने हाथ हिलाकर उन्हें औपचारिकताएं पूरी करने का संकेत दिया। फिर उसने कहा, अभी भी उनका कोई पता नहीं। जी महाराज, समुद्र पर एक भी जहाज नजर नहीं आ रहा था। भूरे बालों वाले युवक ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ते हुए कहा, टैबू महासागर शायद ही कभी इतना शांत रहा हो। कोई रहस्यमयी शक्ति उन्हें रोक नहीं रही है। बहुत ज्यादा खतरा नहीं होना चाहिए। वे अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? क्या ऐसा हो सकता है कि उनका सामना उस दुष्ट ड्रैगन से हुआ हो? कुछ ही देर बाद उसने अपना सिर घुमाकर झील की दिशा में बांस के घर को देखा। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने खुद से कहा, उसकी खूबसूरती असाधारण है। यहाँ तक कि गेंदा भी उसका पीछा कर रहा है। वह एक परी की तरह सुंदर है। किनारे खड़े पुरुष सेवक ने कहा, अगर मेरे स्वामी को वह पसंद है तो क्यों नहीं? भूरे बालों वाले आदमी ने ठंडी सांस ली। उसने उसे बीच में रोका और कहा, बेहतर होगा कि तुम इस तरह के शब्द मत कहो।
हमारे लोगों के आने का इंतजार करो, हम पहले उसे उस दुश्मन से छुटकारा दिलाने में मदद करेंगे। मेरी अपनी योजनाएं हैं। घने जंगल में जियो चेन शांति से पीछे हट गया। झाओ लिनएयर। जब जियाओ चेन ने ये नाम पुकारा तो उसकी आंखों से 2 किरणें निकली। दूसरा पक्ष पहले से ही अमर दुनिया के लोगों के साथ चल रहा था और उसे मारने की कसम खाई थी। अब वास्तव में इतना शक्तिशाली दुश्मन था, वह मदद नहीं कर सका लेकिन आहें भर रहा था। सुंदरता वास्तव में सबसे शक्तिशाली हथियार थी। झाओ लिनएयर की सुंदरता ने वास्तव में इस भूरे बालों वाले आदमी को उसकी मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित किया। अब उसके पास 2 विकल्प थे, एक तो वह तुरंत द्वीप की गहराइयों में भाग जाए और दूसरा पहला कदम उठाने के लिए अवसर की प्रतीक्षा करे। वह एक निर्णायक व्यक्ति था। कुछ देर सोचने के बाद उसने पहला कदम उठाने का फैसला किया। वह पहले दूसरे पक्ष की ताकत को कमजोर करना चाहता था ताकि जब उनकी सेना आ जाए तो उसे और अधिक निष्क्रिय स्थिति में आने के लिए मजबूर न होना पड़े। जियो चेन ने आसपास के वातावरण का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उसने पाया कि नवनिर्मित बांस के घर के आसपास 3 लोग छिपे हुए थे जो भूरे बालों वाले व्यक्ति की सुरक्षा कर रहे थे। इसके तुरंत बाद जियाओ चेन ने समुद्र के किनारे नारियल के बाग में 3 और लोगों को देखा। उनके पहनावे को देखकर लग रहा था कि वे भूरे बालों वाले आदमी के सेवक हैं। वे अलग अलग दिशाओं से समुद्र को देख रहे थे। ये स्पष्ट था कि वे सुदृढ़ीकरण के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। द्वीप के किनारे के क्षेत्र का बार बार अवलोकन करने के बाद जियो चेन ने अपना कदम उठाने का फैसला किया। समुद्र के किनारे नारियल का बाग बहुत हरा भरा था। तीनों एक एक किनारे पर थे। उनके बीच की दूरी 500 मीटर से अधिक थी। जियो चेन चुपचाप घने जंगल में उनमें से एक के पास पहुंचा। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, पर वह खुद ही सबसे अच्छा हथियार था। एक ठंडी चमक फूट पड़ी। उसने अपनी उंगली उसकी ओर तान दी। खून हर जगह फैल गया। जियो चेन पीछे की ओर उड़ गया। भूरे बालों वाले परिचारकों में से एक का गला फट गया और वह जमीन पर गिर गया। अगर वह दुश्मन को नहीं मारता तो वह दुश्मन द्वारा मारा जाता। केवल निर्णायक रूप से मारने पर ही वह बच सकता था। जियाओ चेन दूसरे लक्ष्य के करीब पहुंचने लगा, लेकिन जब वह अभी भी 7 मीटर दूर था तो एक पका हुआ नारियल रेतीली जमीन पर प्लॉप की आवाज के साथ गिरा, जिससे उस परिचारक ने अपना सिर घुमाकर देखा। जियाओ चेन ने तुरंत अपनी गति को सीमा तक बढ़ा दिया। फिर वह आसमान में उड़ गया, अपनी कमर को मोड़ा और अपने पैर को हवा में घुमाया, प्रतिद्वंद्वी के गले पर वार किया। ये सब बिजली की तरह तेजी से हुआ। उस परिचारक को काफी सतर्क माना जा सकता था। वह अचानक हुई स्थिति के कारण घबराया नहीं। वह सहज प्रवृत्ति से जल्दी से पीछे हट गया और साथ ही उसने खुद को बचाने के लिए अपनी भुजाएं मोड़ ली। टकराना। जियाओ चेन का दाहिना पैर 10,000 किलोग्राम जितना भारी लग रहा था। इसने भूरे बालों वाले परिचारक की भुजाओं को तुरंत चकनाचूर कर दिया। हालांकि तीव्र दर्द ने उसके चेहरे की विशेषताओं को विकृत कर दिया था, फिर भी उसकी चेतना अभी भी स्पष्ट थी और उसने तुरंत चिल्लाया, मदद करो। जियाओ चेन की दाहिनी हथेली दिव्य चमक से चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिव्य ब्लेड शून्य को चीर रहा हो। चमकदार चमक की चमक के साथ ही भूरे बालों वाले परिचारक का सिर तिरछा उड़ गया, जिससे बड़ी मात्रा में खून बह रहा था। जियाओ चेन पीछे हट गया जैसे कि वह उड़ रहा हो। सेवक के मुंह से निकली चीख लहरों की आवाज में डूब गई। सिरविहीन लाश से खून की धार बह निकली और वह रेतीली जमीन पर गिर पड़ी। खून की गंध जंगल में फैल गई। जियो चेन बिना किसी निशान के गायब हो चुका था। अध्याय 19। दरअसल ये नौकर कमजोर नहीं था, लेकिन जियाओ चेन ने मारने के लिए बिजली की तरह तेज तरीका अपनाया था। वह दूसरे पक्ष को पकड़ने का कोई मौका नहीं दे सकता था। पहले के आदान प्रदान की स्थिति से उसके पीछे की शक्ति से निपटना आसान नहीं लग रहा था। जियो चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के 500 मीटर दूर तीसरे व्यक्ति की ओर उड़ान भरी। जब वह करीब पहुंचा तो वह छिपकर आगे बढ़ा। अंत में उसने बेरहमी से हमला किया। इस बार सब कुछ आसानी से हो गया। उसने एक ही बार में मार डाला। जैद हरा समुद्र हिंसक रूप से उछल रहा था। एक के बाद एक लहरें फूट रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे नारियल के बाग में कुछ हुआ ही ना हो। जियो चेन ने अपने कदम पीछे खींचे और जैद हरे बांस के घर के आसपास पहुंच गया। हालांकि उसे अभी भी झाओ लिनएयर का कोई निशान नहीं मिला था। उसे नहीं पता था कि वह अब कहाँ है। भूरे बालों वाला वह दुष्ट व्यक्ति बांस के घर में पहले ही घुस चुका था। 2 सेवक, एक पुरुष और एक महिला, दरवाजे पर प्रतीक्षा कर रहे थे। इसके अलावा जंगल में 3 और लोग घात लगाए बैठे थे जो इस जगह की सुरक्षा की रखवाली कर रहे थे। जियो चेन ने कोई कदम उठाने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय वह चुपचाप अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही समय बाद उसे सही मौका मिल गया। 2 सेवकों, एक पुरुष और एक महिला को समुद्र के किनारे जाकर जांच करने का आदेश दिया गया। जियो चेन ने बिना किसी जल्दबाजी के उनका पीछा किया। जब वह बांस के घर से कुछ दूर था तभी उसने अपनी गति बढ़ा दी और उन दोनों को पकड़ लिया। नारियल के बाग में घुसने के बाद जियाओ चेन ने अपनी चाल चली। 2 तीखे बांस के भाले 2 हरे बिजली के बोल्ट की तरह थे, जैसे उन्होंने 2 सेवकों की पीठ पर हमला किया हो। हालांकि ये दोनों लोग स्पष्ट रूप से कमजोर विशेषज्ञ नहीं थे। जब उन्होंने हवा के टूटने की आवाज सुनी तो उनके शरीर फुर्ती से किनारे की ओर झुक गए और 2 बांस के भाले रेत में फू फू ध्वनि के साथ घुस गए। असली हत्या की चाल बाद में आई। हालांकि बांस का भाला पहले ही चूक चुका था, लेकिन आगे बढ़ते हुए जियाओ चेन ने हत्या की कई चालें चली। उसकी हथेली, जो दिव्य प्रकाश से चमक रही थी, ने आदमी के पेट को काट दिया। फिर उसके दाहिने पैर ने महिला की पसलियों पर लात मारी। दोनों परिचारिकाओं ने तुरंत प्रतिक्रिया की और रोकने के लिए अपनी हथेलियां ऊपर उठाईं। जियाओ चेन की हथेली और पैर उनकी हथेलियों और मुट्ठियों से टकराए। उन दोनों को लगा जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। वह महिला अनजाने में पीछे हटने को मजबूर हो गई और उस आदमी का हाथ जियाओ चेन के हाथ में आ गया। दरार, हड्डियां टूटने की आवाज गूंज उठी। जियाओ चेन ने अपने प्रतिद्वंद्वी की दोनों भुजाएं तोड़ दी थीं। फिर उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की छाती पर मुक्का मारा, जिससे उसकी छाती धंस गई। उसके बाद उसने घूमकर लड़की को लात मारी। कहा जा सकता है कि कार्यों की यह श्रृंखला एक ही बार में पूरी हो गई और यह सब एक पल में हुआ।
महिला का कौशल असाधारण था और उसकी प्रतिक्रिया त्वरित थी। उसने वास्तव में व्यापक किक को चकमा दिया और जल्दी से पीछे हट गई। उसी समय उसके हाथ में एक स्क्रॉल दिखाई दिया। उसने इसे हवा में फैलाया और स्क्रॉल की तरह फैलाया। फिर उसने इसे अपनी पूरी ताकत से आगे फेंक दिया। जियो चेन चौंक गया, उसे इस चीज की गहरी याद थी। पिछली बार वांग ज़ीफैंग ने एक स्क्रॉल खोला था और एक अतुलनीय रूप से भयानक ऊर्जा उतार चढ़ाव जारी किया गया था, जिसने उसे चट्टान से 100 मीटर नीचे कूदने के लिए मजबूर किया। अब जब उसने फिर से एक समान हत्या करने वाला हथियार देखा तो वह सहज रूप से बिजली की गति से पीछे हट गया। हालांकि इस बार स्क्रॉल ने जो ऊर्जा दी वह पिछली बार की तुलना में बहुत कम थी। जियो चेन को लगा कि उसे इसे सीधे झेलने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि ऐसा करना उसके लिए असंभव था। उसने जंगल में कुछ निशान छोड़े और जल्दी से वहां से निकल गया। स्क्रॉल फट गया। चमकीली रोशनी में 3 मीटर लंबा सींग वाला सांप दिखाई दिया। यह एक अतुलनीय रूप से तेज भाले की तरह था जो जियाओ चेन के पेट की ओर चुभ रहा था। क्रूर सांप के चारों ओर कई बर्फ के भाले भी थे जो एक साथ जियाओ चेन की ओर चुभ रहे थे। जियाओ चेन थोड़ा हैरान था। उसे पहले से ही महसूस हो रहा था कि सींग वाला सांप ऊर्जा का एक उत्पाद था। इसमें एक भयानक शक्ति थी और वे बर्फ के भाले वास्तव में असली थे, वे भ्रम नहीं थे। इससे वह थोड़ा हैरान हुआ। एक स्क्रॉल वास्तव में इतने सारे मारक हथियार दागने में सक्षम था, ये वाकई अजीब था। जियो चेन ने अपनी स्थिति बदली। उसके शरीर से एक हल्की चमक निकली। उसने अपनी मूल स्थिति में एक छवि छोड़ी और बिजली की गति से चकमा दे दिया। सींग वाला सांप और बर्फ के भाले एक के बाद एक अपने लक्ष्य से चूक गए। अंत में वे सभी जमीन पर गिर गए। 2 मीटर लंबे बर्फ के भाले रेत में धंस गए और उस सींग वाले सांप ने सीधे 2 मीटर गहरा गड्ढा खोल दिया। कोई व्यक्ति दासी जोर से चिल्लाई, लेकिन लहरों की आवाज के कारण उसकी आवाज पूरी तरह से अनसुनी हो गई। कहने को कुछ नहीं था। जियाओ चेन ने सीधे अपना रास्ता बनाया। महिला भागने के लिए मुड़ी, लेकिन अंत में उसे जियाओ चेन ने बांस के भाले से समुद्र तट पर ठोंक दिया। उसके खून ने समुद्र तट को लाल कर दिया। हालांकि यह थोड़ा क्रूर था, लेकिन क्रूर वास्तविकता ऐसी ही थी। दुश्मन को मारकर ही कोई अपनी रक्षा कर सकता था। सब कुछ अस्तित्व के लिए था। वे राक्षस बनने में संकोच नहीं करते थे। जियो चेन एक पल के लिए भी नहीं रुका। वह बांस के घर की दिशा में भाग गया। भूरे बालों वाला आदमी अभी भी बांस के घर में था और उसकी सुरक्षा के लिए आसपास 3 लोग छिपे हुए थे। जियो चेन चुपके से आगे बढ़ा। उसने अंधेरे में छिपे 3 लोगों को एक एक करके छुटकारा दिलाने की योजना बनाई और अंत में उस भूरे बालों वाले युवक से निपटने की योजना बनाई। वह बिना कोई आवाज किए एक आदमी के पीछे पहुंच गया। हालांकि ठीक उसी पल छिपे हुए आदमी को कुछ महसूस हुआ। उसने कई जरूरी और अजीब शब्द कहे। उसके दाहिने हाथ में एक जलती हुई तलवार दिखाई दी और उसने जल्दी से उसके पीछे वार किया। दृश्य थोड़ा अजीब था। लंबी तलवार पूरी तरह से आग की लपटों से घिर गई थी। लपटें अतुलनीय रूप से गर्म थीं, लेकिन ये तलवार को पकड़े हुए हथेली को जलाने में असमर्थ थी। जाहिर है, छुपकर बैठे 3 लोग उन सेवकों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे, अन्यथा उनके लिए पहरेदार के रूप में काम करना असंभव होता। इस आदमी ने जलती हुई तलवार पकड़ी और जियाओ चेन पर 2 वार किए, लेकिन वह किसी नुकसानदेह स्थिति में नहीं आया। जियो चेन ने आह भरी और बिजली की गति से पीछे हट गया। हालांकि वह दूसरे पक्ष को मार सकता था, लेकिन उसे एक वार में मारना असंभव था। उसके पास इतना समय नहीं था। अन्य 2 लोग पहले से ही दौड़ रहे थे। उसी समय बांस के घर में भूरे बालों वाला आदमी भी दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। जियो चेन दूसरे पक्ष से सीधे लड़ना नहीं चाहता था। वह फिर से घायल होने का जोखिम नहीं उठा सकता था। तुम वही जियाओ चेन हो, है ना? मैं तुम्हें मारने नहीं गया था, बल्कि तुम ही मेरे दरवाजे पर दस्तक देने आए। स्वर्ग जाने का मार्ग था, लेकिन आपने उसे अपनाने से इनकार कर दिया और इसके बजाय आप नरक के द्वार पर दस्तक देने आ गए। यदि ये पहाड़ी जंगल इतना घना न होता कि तुम्हें खोजने के लिए मुझे एक निश्चित मात्रा में जनशक्ति की आवश्यकता न होती, तो मैं तुम्हें पहले ही मार चुका होता। भूरे बालों वाला आदमी भयावह ढंग से मुस्कुराया। वह बहुत शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे जियो चेन पहले से ही उसकी मुट्ठी में था। जियो चेन ने कुछ नहीं कहा। उसे यह जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि दूसरा पक्ष कौन था। चूंकि उसका गुप्त हमला विफल हो गया, इसलिए वह निर्णायक रूप से पीछे हट गया। तीनों छिपे हुए रक्षक लगभग 30 साल के थे। उनकी साधना वास्तव में साधारण नहीं थी। वे जियाओ चेन के पीछे पीछे चले गए। बूम! जंगल से अचानक कुछ शक्तिशाली ऊर्जा के उतार चढ़ाव फैल गए। 8 विशाल पेड़ों के ऊपर से 8 स्क्रॉल निकले। उन्होंने पन्ना हरे बांस के घर को 8 अलग अलग दिशाओं से घेर लिया। हालांकि वे फटे नहीं, फिर भी उन्होंने जियाओ चेन का रास्ता रोक दिया। हालांकि मुझे आपसे जवाबी हमले की उम्मीद नहीं थी, फिर भी मेरे घर में इतनी आसानी से कैसे प्रवेश किया जा सकता है और कैसे निकला जा सकता है? भूरे बालों वाले आदमी की निगाहें भयावह थीं और उसका भाव ठंडा था। 8 स्क्रॉल 8 अंधेरे दरवाजों की तरह थे जो एक अलग दुनिया की ओर ले जाते थे। वे काली धुंध की एक परत में लिपटे हुए थे, जिससे लोगों के लिए उनके आर पार देखना असंभव था। जियाओ चेन ने जल्दबाजी में घेरे से बाहर नहीं निकला। वह अज्ञात स्क्रॉल की भयावहता से गहराई से वाकिफ था। उसने जमीन पर पड़ी एक सूखी शाखा को लात मारी और उसे स्क्रॉल में से एक की ओर फेंका। भूरे बालों वाला आदमी इन स्क्रॉल को नियंत्रित करने में सक्षम लग रहा था। उसने अपने मुंह से एक अजीब शब्द बोला और उसी समय उसके हाथ एक अजीब प्रक्षेपवक्र में चले गए। उस खुले हुए स्क्रॉल ने वास्तव में उच्च गति से मुरझाई हुई शाखा को बचा लिया और जियाओ चेन को घेर लिया। अध्याय 20। जियो चेन बिजली की गति से पीछे हटा और उन 3 गार्डों की ओर बढ़ा जो उसका पीछा कर रहे थे। वह स्वतः ही गिर गया। हालांकि भूरे बालों वाला आदमी स्क्रॉल को नीचे गिराने के लिए नियंत्रित करते हुए उपहास करता रहा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके अधीनस्थ भी हमले की सीमा में थे। जियो चेन के पास तीनों की घेराबंदी को तोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसी समय उसने अपनी ताकत को सीमा तक बढ़ा दिया। उसके शरीर से एक हल्की चमक निकली। फिर उसने अपनी हथेलियों को एक अवर्णनीय प्रक्षेपवक्र में हिलाया, जिससे सार का एक हिंसक उतार चढ़ाव पैदा हो गया।
एक जोरदार चीख के बाद जमीन पर सभी सूखी शाखाएं और चट्टानें ऊपर तैर गईं और आकाश में स्क्रॉल की ओर दौड़ पड़ी। बेशक ये केवल उस स्क्रॉल पर ही लक्षित नहीं था, बल्कि शेष 7 स्क्रॉल जो गतिमान नहीं थे, वे भी हमले की सीमा में थे। भूरे बालों वाले आदमी का रंग अचानक बदल गया। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, सिवाय इसके कि वह उस स्क्रॉल को फटने दे जो उसे घेरे हुए था। एक भयानक ऊर्जा उतार चढ़ाव फैल गया। ऊर्जा से पूरी तरह संघनित एक 5 मीटर लंबा सफेद बाघ आसमान में उड़ गया और नीचे जियाओ चेन की ओर झपटा। उसी समय दर्जनों ऊर्जा प्रकाश ब्लेड लॉन्च किए गए। जब उसने भयानक ऊर्जा में उतार चढ़ाव महसूस किया तो जियाओ चेन ने अपनी मूवमेंट तकनीक को चरम सीमा तक बढ़ा दिया, जिससे खतरनाक हमले से बाल बाल बचा। जमीन हिंसक रूप से कांप उठी और जमीन पर एक भयानक 4 मीटर गहरा गड्ढा दिखाई दिया, जिससे अंतहीन मात्रा में धुआं और धूल निकल रही थी। यद्यपि तीनों गार्डों को कोई चोट नहीं आई, फिर भी वे भूकंप के बाद आए झटके से धूल में मिल गए। जियो चेन ने अपना सिर भी पीछे नहीं घुमाया और वह ऊर्जा स्क्रॉल द्वारा सील किए गए क्षेत्र से दूर चला गया। जब धुआं और धूल छट गई तो भूरे बालों वाले आदमी का रंग पीला पड़ गया और वह जोर से चिल्लाया, पीछा करो। उसने शेष 7 स्क्रॉल एकत्र किए और 3 गार्डों को जियो चेन का पीछा करने के लिए प्रेरित किया। उसी समय छोटा गेंडा, जो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे दिव्य जैद से तराशा गया हो, पेड़ की चोटी पर चढ़ गया और झाओ लिनेर को उठाए हुए दूर से प्रकट हुआ। जियो चेन को लगा कि स्थिति गंभीर है। स्क्रॉल से भयानक उतार चढ़ाव ने एक महान दुश्मन को आकर्षित किया था। उसने जंगल में एक प्रतिरूप छोड़ा और तेज गति से प्राचीन आदिम जंगल की ओर भागा। छोटे गेंडे ने जियाओ चेन की पीठ को देखा और उसे पता लग गया कि क्या होने वाला है। वह अचानक मुड़ा और झाओ लिनेर को दूर की जगह पर ले गया। भूरे बालों वाला आदमी बहुत हैरान था। झाओ लिनेर भी अतुलनीय रूप से हैरान थी। छोटे गेंडे ने उसकी आज्ञा पर ध्यान नहीं दिया और उसे बिजली की गति से पेड़ की चोटी पर ले गया। ऐसा लग रहा था कि वह नहीं चाहता था कि उसका जियो चेन के साथ कोई टकराव हो। शाही देवदूत के पास गेंडा को छोड़ने का अवसर ढूंढने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जियो चेन का सामने आना झाओ लिनेर के लिए एक अवसर था। वह उसे बिना कुछ किए जाने नहीं देना चाहती थी, अन्यथा वह पहले ही जियो चेन को मारना शुरू कर चुकी होती, क्योंकि भूरे बालों वाले आदमी की सेना जल्द ही आ जाएगी। जल्द ही झाओ लिनेर भूरे बालों वाले आदमी से मिला। हालांकि असीम आदिम जंगल बहुत घना था। पहले की देरी के बाद जियो चेन पहले ही उसका पता खो चुका था। इस समय भूरे बालों वाले आदमी के चेहरे पर भयावह भाव गायब हो गया। वह आत्मविश्वास से मुस्कुराया और बोला, महाराज, आपको अफसोस करने की जरूरत नहीं है। वह बस कुछ समय के लिए बच गया था। हमारी सेना कल तक पहुंच जाएगी। चलो 1 दर्जन से ज्यादा विशालकाय वानरों की बात न करें जो उसकी रक्षा कर रहे हैं। अगर कई गुना ज्यादा भी होते तो भी हम उसका सफाया कर पाते। भाई गूलो, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। शाही देवदूत झाओ लिनेर का रूप बहुत सुंदर था। उसका स्वभाव असाधारण और परिष्कृत था। उसकी बुद्धि और शान अवर्णनीय थी। जियो चेन ने अपने पीछे के दुश्मनों को झटक दिया और अत्याचारी ड्रैगन के निवास स्थान के चारों ओर चक्कर लगाया। उसने पहाड़ी जंगल में अपनी गति धीमी कर दी। उन्होंने दुश्मन को मार गिराया और फिर सफलतापूर्वक घेरा तोड़कर बाहर निकल आए। इसे एक सफल जवाबी हमला माना जा सकता है। एक शक्तिशाली दुश्मन के शामिल होने से जियाओ चेन की स्थिति और भी खतरनाक हो गई। उसके पास उनसे निपटने के तरीके पर गंभीरता से विचार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शाम को भूरे बालों वाला गोलू जैड हरे बांस के घर के सामने खड़ा था। उसकी अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से भयावह थी। उसके 5 अधीनस्थ मारे गए थे। इससे वह बहुत क्रोधित हो गया। उसने अपनी मुठ्ठियां इतनी कस लीं कि उसकी उंगलियां सफेद हो गईं। अतीत में वह झाओ लिनेर के कारण जियो चेन को मारना चाहता था, लेकिन अब यह उसके अपने हित के लिए था। वह जियो चेन को जीवित नहीं रहने दे सकता था। झाओ लिनेर और युवा यूनिकॉर्न झील के किनारे बातचीत कर रहे थे। हालांकि चाहे उसने कितना भी वादा किया हो, जब तक वह उसे जियो चेन की तलाश करने के लिए कहती, युवा यूनिकॉर्न तुरंत असहाय होकर अपना सिर हिला देता। इस समय जियो चेन द्वीप की गहराई की ओर बढ़ रहा था। वह अब और अत्याचारी ड्रैगन के इलाके के किनारे पर नहीं रह सकता था। अगर वह वहां रुका रहा तो कल उसे एक भयानक घेरे का सामना करना पड़ सकता था। बेशक जाने से पहले उसने जानबूझकर एक रास्ता बदल दिया था। उसने कुछ सुराग छोड़े थे जो कुछ बेहद खतरनाक जगहों की ओर इशारा करते थे। अगर पीछा करने वाले लोग आखिर में किसी खूंखार जानवर से टकरा जाते तो वह अपना उद्देश्य पूरा कर लेता। सूर्यास्त ने आसमान को लाल रंग से रंग दिया था। चमकीले लाल जलते बादलों ने पहाड़ी जंगलों को भी मंद लाल रोशनी की परत से रंग दिया था। अंतहीन आदिम जंगल में जानवरों की दहाड़ गूंज रही थी। पहाड़ी जंगल में एक के बाद एक डरावने जानवर धुंधले से दिखाई दे रहे थे। गड़गड़ाहट। एक विशाल हाथी जिसका पूरा शरीर सियान रंग के शल्कों से ढका हुआ था और उसके 2 बर्फ जैसे सफेद दांत तलवारों की तरह तीखे थे। उसकी आंखों में एक अशुभ चमक थी क्योंकि वह जियाओ चेन से कुछ ही दूरी पर कुछ जंगली बैलों का पीछा कर रहा था। बहुत जल्द कुछ ही दूरी पर एक शोकाकुल बैल की दहाड़ सुनाई देने लगी। जियाओ चेन ने शाखाओं और पत्तियों के बीच से झांका और देखा कि सियान स्केल वाला विशाल हाथी वास्तव में भैंसों को खा रहा था। ये दृश्य अतुलनीय रूप से खूनी था। वह इस द्वीप पर अजीब जानवरों की भयानक संख्या को देखकर आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। सभी प्रकार के भयानक जानवरों से सावधानीपूर्वक बचने के बाद, जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा या सुना था, जियाओ चेन सूर्यास्त के पूरी तरह से गायब होने से पहले 8 से 9 मील आगे बढ़ गया। वह एक उदास और नम दलदल में कदम रखा। ये दलदल असामान्य रूप से मौत की तरह शांत था। ऊंचे पुराने पेड़ों के अलावा वहां एक भी जानवर नहीं दिख रहा था। यहाँ तक कि एक भी पक्षी नहीं दिख रहा था। तालाब, दलदल, एकदम सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये मौत की जमीन हो। जानवरों की दहाड़ दूर से ही सुनाई दे रही थी, लेकिन ये जगह मौत जैसी शांति थी। दोनों के बीच का अंतर इस जगह को और भी भयावह बना रहा था। जैसे जैसे वह दलदल में घुसता गया, हवा और भी नम होती गई। दलदल की अनोखी सड़ांध उसकी नाक में घुस गई। जियो चेन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसे यह जगह असामान्य क्यों नहीं लगी।
यिन क्यू असाधारण रूप से भारी था। चारों ओर एक अस्पष्ट घनी आभा छाई हुई थी। 1 मील से अधिक आगे बढ़ने के बाद भी जंगल के अलावा उसे कोई भी प्राणी नहीं मिला। हालांकि उसने दलदल और पोखरों में बहुत सारे कंकाल देखे। कुछ कीचड़ में आधे डूबे हुए थे, कुछ सतह पर थे। ये धुंधले जंगल में कुछ डरावना लग रहा था। वहाँ सभी प्रकार के कंकाल थे। उनमें से जानवरों के कंकालों की कोई कमी नहीं थी। वे 1 या 2 मीटर से लेकर 10 मीटर से अधिक आकार के थे। इसके अलावा जिस बात ने जियो चेन को चौंका दिया वह ये था कि उसने बहुत सारे मानव कंकाल भी देखे। उन मानव कंकालों के रंग और हड्डियों की संरचना को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वे कम से कम कई 100 वर्ष पुराने थे। सूर्यास्त का आखिरी निशान भी गायब हो गया। दुनिया पूरी तरह से धुंधली हो गई। ये दलदल और भी भयावह हो गया। विशाल पेड़ इस मौत भरे शांत दलदल में कब्र के पत्थरों की तरह खड़े थे। कच, अचानक सन्नाटे में हड्डियों के टूटने की आवाज गूंजने लगी। इसने इस मौत के दलदल को और भी भयावह बना दिया। जियाओ चेन ने अचानक अपना सिर घुमाकर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। शायद मुरझाई हुई हड्डियां बस टुकड़ों में टूट गई थीं। आज के लिए आपकी पढ़ने की सीमा पहले ही पूरी हो चुकी है। अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो कृपया लॉग इन करें। अध्याय 21। रात का समय। चांद उगाया। इस मौत के सन्नाटे वाले क्षेत्र में चांदनी मौत की तरह सफेद थी। यह एक मृत किरण की तरह डरावना था। उसी समय जियो चेन को खतरे का आभास हुआ। बिना किसी देरी के वह जल्दी से दलदल से बाहर निकल गया। ये थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। कीचड़ और गड्ढों से एक हल्की काली धुंध ऊपर उठ रही थी। वह इस दलदली जंगल के आसपास रहने लगा। जियो चेन चौंक गया। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यह धुंध है। इसके अलावा ये संभवतः किंवदंतियों में सबसे जहरीला मृत धुआं था। मृत्यु के इस क्षेत्र की परिधि पर खड़े होकर उसने अंदर घूम रहे रिबन जैसे धुंध को देखा। जियो चेन सोचने लगा, क्या वह इस जगह का उपयोग कर सकता है? अगर वह झाओ लिन एर और उस भूरे बालों वाले आदमी को यहाँ लुभाने में सक्षम हो सके। काचा। उसने फिर से जोड़ों के हिलने की आवाज सुनी। काचा, काचा। धुंधले दलदली जंगल में एक सफेद छाया डोल रही थी। एक मानव कंकाल सचमुच खड़ा हो गया। जियो चेन को बहुत बड़ा झटका लगा। वह दलदल के किनारे छिप गया। उन्होंने उस कंकाल पर बारीकी से ध्यान दिया जो हिल सकता था। पहले तो कंकाल की हरकतें थोड़ी अकड़न भरी थीं। हालांकि जोड़ों की चटकती आवाज के साथ ही झुका हुआ शरीर सीधा खड़ा हो गया और उसकी हरकतें बहुत अधिक चुस्त हो गईं। वह दलदल में आगे पीछे चलता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज की तलाश कर रहा हो। जियो चेन ने अपनी सांस रोक ली और कोई आवाज नहीं निकाली। वह चुपचाप देखता रहा। बर्फ जैसा सफेद कंकाल, मौत जैसी सफेद चांदनी में ये भयावह और डरावना लग रहा था। विशेषकर जब वह स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता था तो वह और भी अधिक भयावह प्रतीत होता था। जब वह जियो चेन की दिशा में मुड़ा, जियो चेन ने कंकाल की खोपड़ी को देखा। वास्तव में एक हल्की चमक टिमटिमा रही थी। ये धसी हुई आंखों की कोठरियों से निकल रही थी। यह असामान्य रूप से राक्षसी और डरावनी थी। काचा, काचा। जोड़ों के हिलने की आवाज अन्य 2 दिशाओं से गूंज रही थी। जंगल में 2 और कंकाल उभर आए। वे कीचड़ भरे गड्ढों से होते हुए आगे बढ़े और शुरुआत में कंकालों से जा मिले। उनकी खोपड़ियों में भी एक हल्की चमक टिमटिमा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे एक दूसरे से संवाद करने में सक्षम हैं। हर बार जब वे एक दूसरे को देखते तो उनकी आंखों के गड्ढों में हल्की चमक लगातार झिलमिलाती रहती। जियाओ चेन को ये सब समझ में नहीं आया। क्या वे भूत थे? उसने ऐसा नहीं सोचा था। अगले 2 घंटों में कोई अन्य समान कंकाल दिखाई नहीं दिया। इस प्रक्रिया के दौरान जियो चेन छिपकर देखता रहा। उसने पाया कि तीनों कंकाल दलदल में पड़े कंकालों को लगातार पलट रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे कुछ ढूंढ रहे थे। यह एक जंगली जानवर का कंकाल था जो कई मीटर लंबा था और इसका वजन करीब 1000 जिन था। उन्हें आसानी से पलट दिया जा सकता था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे कितने शक्तिशाली थे। तभी एक कंकाल ने हड्डियों के ढेर में खोजबीन की और उसे एक चमकदार क्रिस्टल मिला। जियो चेन को अंततः समझ आ गया कि वे क्या कर रहे थे। कंकाल ने क्रिस्टल को अपने हाथ में पकड़ रखा था। वह बहुत उत्साहित लग रहा था। उसका जबड़ा ऊपर नीचे हिल रहा था। क्या आप? इस भयावह माहौल में हास्य का एक संकेत था। इसने अन्य 2 कंकालों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तीनों कंकाल पीली चांदनी के नीचे एक साथ खड़े थे। यह अत्यंत विस्मयकारी एवं भयावह लग रहा था। दरार, हल्के नीले रंग का पृथ्वी क्रिस्टल कंकाल द्वारा टूट गया तथा लगभग एक ही आकार के 3 टुकड़ों में विभाजित हो गया। तीनों कंकालों ने एक एक पंखुड़ी पकड़ी और उसे कपाल गुहा में ठूंस दिया। उनकी आंखों से तेज चमक निकल रही थी। उनके सिर से हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। यह पानी की धारा की तरह उनके निचले शरीर की ओर बह रहा था। नीली चमक ने बर्फ जैसे सफेद कंकालों को भयानक नीला बना दिया। कोमल चमक ने जल्दी ही तीनों कंकालों को अपने घेरे में ले लिया। काफी समय बाद ही नीली चमक धीरे धीरे कम हुई। सफेद हड्डियां पहले से थोड़ी ज्यादा चमकीली और पारदर्शी लग रही थीं। जियो चेन बहुत हैरान था। कंकाल वास्तव में क्रिस्टल की ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम थे। क्या यह एक प्रकार का अपरंपरागत विकास था? बात बस इतनी थी कि उन्हें शुरू में यह नहीं पता था कि इनका उत्पादन कैसे किया जाता है। पीली चांदनी के नीचे दलदल में धुंध बह रही थी। तीनों कंकाल स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे। ये सब कुछ कितना अजीब और बुरा था। अचानक दलदल के किनारे तक पहुंचे कंकालों में से एक ने कुछ खोज लिया था। वह संदिग्ध रूप से उस विशाल पेड़ की ओर चला गया जहां जियाओ चेन छिपा हुआ था। जियाओ चेन भावुक हो गया। इस पर भी वह पीछे नहीं हटा, बल्कि वह बड़े पेड़ के पीछे से बाहर आ गया। उस कंकाल का सामना करना। कंकाल बहुत उलझन में लग रहा था। उसने अपना सिर पीछे घुमाकर अपने पीछे खड़े 2 साथियों को देखा, फिर जियाओ चेन की ओर देखा। उसकी आंखों के गड्ढों में टिमटिमाती हुई कमजोर चमक अनिश्चित रूप से टिमटिमा रही थी, मानो वह किसी चीज के बारे में सोच रहा हो। अन्य 2 कंकाल भी वहां चले आए। उन्होंने जियाओ चेन को उसी हैरान भाव से देखा, मानो उन्हें लगा हो कि जीवन शक्ति से भरपूर यह आदमी बहुत अपरंपरागत है।
जियो चेन उन्हें नजदीक से देखना चाहता था, वह देखना चाहता था कि उनमें किस तरह की विशिष्टता है। हालांकि इस बात की खोज के अलावा कि खोपड़ी में एक रहस्यमय शक्ति थी जो पूरे कंकाल को गतिमान रखने के लिए ऊर्जा प्रदान करती थी, उन्होंने कुछ भी विशेष नहीं खोजा। अचानक उसे एक उज्ज्वल विचार सूझा। उसने जानवर की लाश से प्राप्त एक भूरे रंग का क्रिस्टल निकाला। उसने उसे अपनी हथेली में पकड़ लिया। 3 कंकालों की आंखों की कोठरियां। तुरंत ही उसमें से अनिश्चित चमक निकलने लगी। उसी समय उन्होंने अपने हड्डीदार पंजे उस क्रिस्टल की ओर बढ़ाए। जियो चेन ने एक कदम पीछे लिया। 3 कंकाल भी उनके पीछे पीछे आ रहे थे। वे दलदल से बाहर निकल आए। उन्हें कंकालों में किसी प्रकार की हत्या की मंशा महसूस नहीं हुई। जियो चेन ने क्रिस्टल उन्हें सौंप दिया। भूरे रंग के क्रिस्टल को उन्होंने आसानी से फाड़ दिया। ये 3 भागों में विभाजित हो गया। इसके बाद उन्होंने इसे अपनी आंखों के गड्ढों में ठूंस लिया। भूरी चमक टिमटिमा रही थी। ये चमक उनकी खोपड़ी से लेकर उनके निचले शरीर तक फैल गई। उनके जोड़ों से स्प्लैट 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 ध्वनि निकली। इसे नजदीक से देखना। कंकाल पर चमक घूम रही थी। तीनों कंकाल जेड की तरह चमकीले थे। क्रिस्टल की ऊर्जा पूरी तरह अवशोषित होने के साथ ही इस तरह की असामान्यता गायब हो गई। हालांकि उनके कंकालों में पहले की तुलना में चमक का आभास हुआ। उनमें से एक कंकाल ने अपने हड्डीदार पंजे बाहर निकाले और बगल में स्थित बड़े पेड़ पर हमला कर दिया। हल्की पफ ध्वनि के साथ बर्फ सफेद हड्डीदार पंजे पेड़ के तने में गहराई तक धंस गए। यहाँ तक कि हाथ की हड्डी का एक छोटा सा हिस्सा भी पेड़ के तने में डाला गया था। एक साधारण हमला भी इतना शक्तिशाली था। ये देखा जा सकता था कि कंकाल कितने डरावने थे। जियो चेन बहुत हैरान था। कंकालों की ताकत उसकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। तीनों कंकालों की आंखों की कोठरियों में चमक चमक उठी। वे जियो चेन के सामने खड़े हो गए और उसे चुपचाप देखने लगे। काफी देर बाद ही उनके जबड़े कुछ बार खुले और बंद हुए। उन्होंने क्रैक क्रैक की ध्वनि निकाली। ऐसा लग रहा था जैसे वे कुछ कह रहे हों। उसके बाद वे एक साथ दलदल की गहराई की ओर चले गए और धीरे धीरे उदास जंगल में गायब हो गए। ये कंकाल शक्तिशाली थे और उनमें आध्यात्मिक ज्ञान था। हर चीज के बारे में जियो चेन को कुछ अजीब लगा। उसने इस मौत के दलदल के चारों ओर चक्कर लगाकर निरीक्षण किया। 1 घंटे से अधिक समय तक चलने के बाद उन्हें पता चला कि इसका क्षेत्रफल 10 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। उदास माहौल घना और घना था। आधी रात में दलदल में मरे हुए लोगों का धुआं सबसे घना था। घने काले कोहरे ने वास्तव में मौत जैसी पीली चांदनी को अवरुद्ध कर दिया था। रात के उत्तरार्ध तक ही मरे हुए लोगों का ये धुआं धीरे धीरे कम हुआ। ये और भी पतला होता गया। रात्रि के उत्तरार्ध में जियो चेन उस घातक दलदल के किनारे पर था जब उसने अचानक एक हिंसक दुर्घटना की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे दलदल में कोई लड़ रहा हो। वह दलदल के चारों ओर भागा। वह उस दिशा की ओर दौड़ा जिधर से आवाज आ रही थी। कुछ ही क्षण बाद उसने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। आज के लिए आपकी पढ़ने की सीमा पहले ही पूरी हो चुकी है। अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो कृपया लॉग इन करें। अध्याय 22। जियो चेन ने शांति से उनकी ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे वास्तव में उसके सामने 2 जेड हरे क्रिस्टल भेजेंगे। उन्होंने वास्तव में उसे इसे स्वीकार करने का संकेत दिया। दिलचस्प कंकाल। उसने अपना हाथ लहराया और उनके अच्छे इरादों को खारिज कर दिया। जियो चेन की भागीदारी के कारण तीनों कंकालों पर दबाव बहुत कम हो गया। उन्होंने जल्दी ही ऊपरी हाथ हासिल कर लिया। कंकालों की हमलों का प्रतिरोध करने की क्षमता उतनी ही बहादुर थी। उनकी हड्डियां लोहे की तरह सख्त थी। वे लाशों से कम नहीं थे। इसके अलावा उनकी गति प्रतिद्वंद्वी की तुलना में बहुत तेज थी। उन्हें प्राप्त होने वाला लाभ अधिक से अधिक स्पष्ट होता जा रहा था। काचा। जितना ज्यादा जियो चेन लड़ता उतना ही ज्यादा वह आशंकित होता जाता। अगर ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि उसकी साधना पहले से ही उच्च स्तर पर पहुंच चुकी थी, तो इन मरे हुए प्राणियों का सामना करने पर वह निस्संदेह मर जाता। यद्यपि वह घायल था और अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पा रहा था, फिर भी वह 1/4 घंटे तक लड़ने के बाद भी लड़ाई खत्म नहीं कर पाया। यह उसे सदमे में डालने के लिए पर्याप्त था। सूरज आसमान में बहुत ऊपर चढ़ चुका था। 8 पंजे वाला तानाशाह ड्रैगन बहुत दूर तैर चुका था। ऐसा लग रहा था कि वह समुद्र में गायब हो गया है। और उसी समय 2 बड़े जहाज द्वीप की ओर बढ़ रहे थे। वह अब और आगे नहीं बढ़ा। वह मूल मार्ग पर पीछे हट गया, लेकिन उसने दलदल नहीं छोड़ा। आसमान पहले से ही चमक रहा था। एक नया दिन शुरू हो चुका था। उसे लगा कि यह जगह बचाव के लिए एक बहुत अच्छी जगह है, इसलिए उसने फिलहाल इस बुरी जगह पर रहने का फैसला किया। जियो चेन उनके डर को महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने मरे हुओं के बीच एक राजा था। जियो चेन असाधारण रूप से हैरान था। उसकी आंखों के सामने जो कुछ भी था उससे उसे लग रहा था कि यह अकल्पनीय था। तीनों कंकाल जियो चेन के सामने खड़े थे। उनके जबड़े चटकने की आवाज के साथ कुछ बार खुले और बंद हुए। उसके बाद वे चुपचाप 5 लाशों के सामने चले गए। उन्हें वास्तव में क्षत विक्षत लाशों के भीतर से 5 उदास क्रिस्टल मिले। जियो चेन ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने अपनी सांस रोक ली और दलदल में चला गया। उसके बाद वह बिजली की तरह तेजी से एक लाश की ओर भागा। उसकी दोनों हथेलियों से एक हल्की चमक निकल रही थी। चमक जेड की तरह चमकदार थी। शुरुआत में तीनों कंकाल चुपचाप उसके पीछे पीछे चले, लेकिन जब वे दलदल के केंद्र के करीब पहुंचे तो उन्होंने अचानक जियो चेन की बांह पकड़ ली। बर्फ की तरह ठंडे हड्डियों वाले पंजों ने जियो चेन को चौंका दिया। ज़ॉम्बी में से एक को कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन वह फटा नहीं। जियो चेन को लगा जैसे उसने किसी दिव्य लोहे पर वार किया हो। उसकी दोनों हथेलियां हल्के से दर्द कर रही थी। लेकिन ज़ॉम्बी वास्तव में सुरक्षित था। वह वास्तव में एक शक्तिशाली मरे हुए प्राणी था। इतनी नजदीक से देखने पर जियो चेन ज़ॉम्बी की शक्ल साफ साफ देख सकता था। 5 ज़ॉम्बी लंबे और बड़े थे। उनके चेहरे भयावह थे। उन सभी के बाल पीले और आंखें नीली थीं। उनके शरीर पर कपड़े बहुत पहले ही सड़ चुके थे। वे असाधारण रूप से डरावने लग रहे थे। हमला किए गए ज़ॉम्बी ने यंत्रवत अपनी भुजाएं लहराईं और जियो चेन पर झपट पड़ा। हालांकि उसकी हरकतें कठोर थीं, लेकिन वह बहुत धीमी नहीं थी।
जियो चेन बिजली की तरह तेज था। उसने ज़ोंबी की आंखों पर हमला करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे वह डरकर बचाव करने लगा। हल्के हरे रंग की चमक घने प्रकाश कोहरे की तरह थी। इसने तीनों कंकालों के शरीर को ढक लिया, जिससे उनके जोड़ों से क्रैक 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 की आवाज निकलने लगी। ये चमक लगातार फैल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे यह उनकी हड्डियों को मजबूत कर रही हो। हरी रोशनी के गायब होने के बाद तीनों कंकालों के कंकाल स्पष्ट रूप से बहुत चिकने हो गए, उनमें वास्तव में एक हल्की चमक थी। जियो चेन की भागीदारी के कारण पांचों लाशों को करारी हार का सामना करना पड़ा। 1 घंटे के बाद लड़ाई समाप्त हो गई। जियो चेन ने 2 लाशों से निपटा और 3 कंकालों ने उनमें से 3 को चीर दिया। दृश्य थोड़ा निर्दयी और भयानक था, लेकिन यह उनके बचने का तरीका था। भयानक दलदल, मरे और मरे के बीच लड़ाई। तीनों कंकालों की आंखों की कोठरियों में चमक चमक उठी। वे एक पल के लिए चुपचाप उसे देखते रहे, फिर उन्होंने 2 क्रिस्टल वापस ले लिए। उसके बाद उन्होंने 5 क्रिस्टल को 3 बराबर भागों में विभाजित किया और उन्हें शुद्ध ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए उनकी आंखों की कोठरियों में भर दिया। इस समय भोर होने वाली थी और मरे हुओं का धुआं लगभग पूरी तरह से गायब हो चुका था। 1/4 घंटे तक निरीक्षण करने के बाद जियो चेन ने देखा कि तीनों कंकाल धीरे धीरे एक असुविधाजनक स्थिति में आ रहे थे। अगर वे एक के ऊपर एक होते तो वे लाशों से ज्यादा मजबूत होते। हालांकि वे लाशों से ज्यादा संख्या में थे, ये स्पष्ट था कि वे 5 के मुकाबले 3 का मुकाबला नहीं कर सकते थे। पांचों क्रिस्टल हल्के हरे रंग के थे। वे एक उदास और ठंडी आभा उत्सर्जित कर रहे थे। भयानक हरे रंग की चमक थोड़ी डरावनी थी, खासकर बर्फ सफेद कंकाल के पंजों के विपरीत ये और भी भयानक और भयावह थी। हालांकि उनके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा में उतार चढ़ाव बहुत तीव्र था। ये जियो चेन के पास मौजूद दर्जनों क्रिस्टल से भी अधिक मजबूत था। 3 कंकाल और 5 लाशें जंगल में भयंकर लड़ाई कर रहे थे। तीनों कंकाल सफेद रोशनी की 3 धारियों की तरह थे। उनकी हरकतें बहुत तेज थीं। वे 5 लाशों के चारों ओर चक्कर लगाते हुए एक के बाद एक छवियां छोड़ते जा रहे थे। कंकाल के पंजे समय समय पर 5 लाशों के शरीर पर वार करते थे, जिससे बैंग बैंग जैसी आवाज निकलती थी। सुबह सुबह समुद्र की लहरें उठी। सुबह की चमक ने समुद्र पर अनगिनत सोने के टुकड़े बिखेर दिए। इस समय भोर हो चुकी थी। आकाश धीरे धीरे उजला हो रहा था। जियो चेन इस रहस्यमय दलदल को देखना चाहता था। वह जानना चाहता था कि इसमें किस तरह के रहस्य छिपे हैं। जियो चेन का मानना था कि उसके द्वारा छोड़े गए सुराग उन लोगों के लिए पर्याप्त होंगे जो उसे घेरना और नष्ट करना चाहते थे, और उन्हें आधे दिन से अधिक समय तक खोज करनी होगी। अगर दूसरा पक्ष जल्दी से आगे बढ़े तो शायद रात होने तक वे इस जगह को पा सकें। उस समय दलदल काम आ सकता है। यद्यपि ऊंचे नारियल के पेड़ के ऊपर पहले से ही एक विशाल बांस का खंभा खड़ा किया गया था और जानवर के खून से रंगी एक विशाल जानवर की खाल खंभे के ऊपर लटका दी गई थी, फिर भी यह ज्ञात था कि क्या सहायक सेना ऐसे आकर्षक झंडे को लहराकर समय पर उन्हें खोज पाएगी। कंकाल के एक पंजे ने एक ज़ोंबी की गर्दन तोड़ दी। जैसे जैसे भोर होने लगी, दलदल में मौजूद मरे हुए जीवों का आवरण पतला होता गया। वो लगभग पूरी तरह से गायब हो गया। टकराना, कंकाल के पंजों में से एक ज़ोंबी की छाती में घुस गया। तीनों कंकालों में कोई दुश्मनी नहीं थी। वे थोड़े चिंतित लग रहे थे। उन्होंने अपने सामने अत्यंत घनी नकारात्मक आभा वाले क्षेत्र की ओर इशारा किया और अपने कंकाल के पंजों को पूरी ताकत से हिलाते हुए उसे आगे न बढ़ने का संकेत दिया। 8 पंजे वाले तानाशाह ड्रैगन के विशाल शरीर से समुद्र में बड़ी लहरें उठी। भयानक आदिम जानवर को देखते हुए भूरे बालों वाले आदमी गुलू ने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ ली। जहाज उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहे थे। वे सबसे अधिक संभावना इस क्षेत्र में दिखाई देंगे। यदि सुदृढ़ीकरण इस समुद्र तट से किनारे पर आते हैं तो वे एक आपदा का सामना कर सकते हैं। हालांकि लाशें कंकालों जितनी फुर्तीली नहीं थी, लेकिन हमलों का विरोध करने की उनकी क्षमता विशेष रूप से वीरतापूर्ण थी। 3 कंकालों के कंकाल के पंजे जो विशाल पेड़ों को भेद सकते थे, उन्हें घायल करने में वास्तव में बहुत कठिनाई होती थी। केवल जब कंकाल के पंजे उनकी आंखों पर निशाना साधे जाते थे तो 5 लाशें डर के मारे चकमा दे जाती थीं। जब जियाओ चेन ने एक और ज़ॉम्बी के साथ उलझाव किया तो तीनों कंकाल पहले से ही एक भारी बढ़त पर कब्जा कर चुके थे। उन्होंने जो ताकत दिखाई उससे जियाओ चेन को भी कुछ डर लगा। सफेद रोशनी की 3 धारियां एक के बाद एक पीछे की छवियां छोड़ गईं। 6 कंकाल के पंजे ज़ॉम्बी की छाती और आंखों से कभी नहीं हटे। कंकाल के पंजों की गति बहुत तेज थी। उन्होंने भयानक ध्वनि बूम की एक श्रृंखला उत्सर्जित की। अंत तक जब उसने 18वीं बार ज़ॉम्बी की छाती और पेट पर एक ही जगह पर प्रहार किया तो ये लंबा और बड़ा मृत प्राणी एक सुनहरे पहाड़ या जेड स्तंभ की तरह दलदल में गिर गया। उसका पूरा शरीर टुकड़ों में विभाजित हो गया था। आज के लिए आपकी पढ़ने की सीमा पहले ही पूरी हो चुकी है। अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो कृपया लॉग इन करें। अध्याय 23। गुलो बहुत खुश था। दोनों जहाजों पर लगे झंडे उसके कबीले के थे। संयोग से वे इस समय उस क्रूर जानवर से बच गए। हालांकि उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। समुद्र की गहराई से एक तेज गर्जना आई। इसने समुद्र के पानी को इस हद तक हिला दिया कि ऐसा लगा कि वह उबल रहा है। समुद्र के ऊपर एक जलमार्ग खुल गया। विशाल सफेद लहरें दोनों तरफ लुढ़क गईं। एक विशाल राक्षस हवा पर सवार होकर लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। दोनों जहाजों को स्पष्टतः महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने अपनी गति बढ़ा दी और तेज गति से समुद्र तट की ओर दौड़ पड़े। हालांकि भले ही वह प्राचीन क्रूर जानवर बहुत दूर था, लेकिन उसकी गति वास्तव में बहुत तेज थी। जब दोनों जहाज समुद्र तट से लगभग 100 मीटर दूर थे तो वह पहले ही उनके सामने आ चुका था। बूम! वह विशालकाय पिंड एक ही पल में दोनों जहाजों से टकरा गया। अपने तीखे सींग, भयावह सिर, उस्तरे जैसे तीखे दांतों और चांदी की चमक से चमकते शरीर के साथ वह एक विशालकाय पिंड की तरह था जिसने दोनों जहाजों को बलपूर्वक 2 हिस्सों में काट दिया। हर कोई बुरी तरह डर गया था। गुलो का रंग अत्यंत राख जैसा था। 8 पंजे वाले तानाशाह ड्रैगन ने एक बड़ी लहर को उकसाया। दोनों जहाज बहुत जल्दी नष्ट हो गए। 100 से ज्यादा लोग समुद्र में डूब गए। गुलुओं का कबीला विनाश के कगार पर था। हालांकि प्राचीन क्रूर ड्रैगन को इन चींटी जैसे जीवों की परवाह नहीं थी।
2 जहाजों को कुचलने के बाद उसने समुद्र में लोगों का नरसंहार नहीं किया। उसने केवल लगातार बड़ी लहरें उठाईं। बहुत से लोग विशाल भंवर के साथ समुद्र की तलहटी में डूब गए, लेकिन फिर भी 40 से 50 लोग ऐसे थे जो समुद्र तट पर भागने में सफल रहे। ये कहा जा सकता है कि आपदा के बाद उन्हें नया जीवन मिला। अंत में 43 लोग समुद्र तट पर भाग गए और इससे भी अधिक लोग समुद्र में दब गए। नुकसान विनाशकारी कहा जा सकता है। जो लोग जीवित बच गए उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है। शुरू में गु लो पहले से ही निराशा में था, लेकिन जब उसने देखा कि आधे से भी कम लोग बच गए हैं, तो उसने अंततः राहत की सांस ली। पर्याप्त समय तक आराम करने और इन लोगों को अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने देने के बाद गु लो और झाओ लिनेर ने जियो चेन को घेरना और उसका सफाया करना शुरू कर दिया। पहले तो यह वैसा ही हुआ जैसा कि जियो चेन ने उम्मीद की थी। इन लोगों ने उसकी खोज के लिए उसके द्वारा छोड़े गए सुरागों का अनुसरण किया। जब ये लोग एक उदास और नम चट्टानी पहाड़ी पर भागे तो एक 3 से 4 मीटर लंबा चांदी का सेंटीपीड जो कटोरे जितना मोटा था, बिजली की गति से बाहर निकल आया। इसने सामने के 2 लोगों को एक झटके में चीर दिया और बाकी 3 लोग जहर की वजह से पल भर में हड्डियों में तब्दील हो गए। तलवारों और कृपाणों ने विशाल चांदी के सेंटीपीड के शरीर पर वार किया, जिससे अनगिनत चिंगारियां निकली। वे उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। यहाँ तक कि गुरु का लाइट ब्लेड अटैक स्क्रॉल भी उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। अंत में एक भयानक स्क्रॉल जो उग्र लपटों से भरा हुआ था, खोला गया। तभी विशाल चांदी का सेंटीपीड पीछे हटा, जिससे सभी को भागने का मौका मिला। इस समय झाओ लिनएर और गु लुओ को पहले से ही पता था कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने जियो चेन के संभावित भागने के रास्ते की गणना शुरू कर दी। चिलचिलाती धूप तप रही थी, लेकिन अंतहीन आदिम जंगल हत्या की मंशा से भरा हुआ था। इस समय मौत के दलदल के अंदर अभी भी अंधेरा था। विशाल पेड़ों ने सूरज की रोशनी को रोक दिया था और घनी यिन क्यूई चारों ओर छाई हुई थी। जब जियाओ चेन एक पुराने पेड़ के ऊपर उठा तो वह वास्तव में भयभीत था। 3 कंकाल उसके सामने चमगादड़ की तरह उल्टे लटके हुए थे। एक व्यक्ति जो अभी अभी स्वप्न से जागा हो और आंखें खोलते ही देखे कि 3 हड्डियां उल्टी लटकी हुई हैं, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। सौभाग्यवश वह तुरंत संभल गया और उसने कोई अति प्रतिक्रिया नहीं की। तीनों कंकालों के तलवे पेड़ के तने में गहराई तक धंसे हुए थे। यह महसूस करते ही कि वह जाग गया है, कंकालों की आंखों की कोठरियां भी चमक उठी। ऐसा लग रहा था जैसे वे भी अभी आराम कर रहे हों। महानतम जोड़ों के घूमने की आवाज सुनी जा सकती थी। तीनों कंकाल पेड़ के तने पर उतरे और लगातार अपने जोड़ हिलाने लगे। जियो चेन को एक अवर्णनीय एहसास हुआ। उसके अपने लोग उसे दूर से ही मार डालना चाहते थे, लेकिन पास के 3 कंकाल उसके साथ मिल रहे थे। ये वास्तव में थोड़ा बेतुका है। वह इन 3 कंकालों का नाम लेना चाहता था और अनजाने में ही उसके मन में पाताल लोक के 10 सम्राटों का ख्याल आ गया। आपका नाम किंगुआंग वांग है। आपका नाम यानलुओ वांग है। आपका नाम लुनहुई वांग है। किंगुआंग वांग, यानलुओ वांग और लुनहुई वांग अंडरवर्ल्ड के 10 सम्राटों में से 3 थे, लेकिन अब वे 3 कंकालों के नाम बन गए। यह जियाओ चेन ने जानबूझकर किया था। शायद वह किसी चीज का इंतजार कर रहा था। दोपहर के समय चिलचिलाती धूप चमक रही थी। जियो चेन दलदल से बाहर चला गया, लेकिन 3 कंकाल इस मौत की जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे जो यिन क्यूई से भरा था। हालांकि जियो चेन के संकेत पर वे फिर भी उसका पीछा करते हुए बाहर चले गए। चिलचिलाती धूप को ऊंचे पेड़ों ने रोक रखा था। केवल कुछ विरल पेड़ों से ही समय समय पर सूरज की रोशनी नीचे आ पाती थी। तीनों कंकालों को सूरज की रोशनी से बेहद नफरत थी। वे हमेशा छाया में चलते थे। ऐसा लगता है कि यह उनका जन्मजात स्वभाव है। ऐसा लगता है कि वे शायद ही कभी दलदल से बाहर निकलते थे। तीनों कंकाल हमेशा बाहरी दुनिया की हर चीज के बारे में बहुत जिज्ञासु रहते थे। जब जियाओ चेन ने 5 मीटर लंबे विशाल तेंदुए की ओर हमला किया तो तीनों कंकाल बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे चले गए। 6 अविनाशी कंकाल के पंजे बेरहमी से विशाल तेंदुए की खोपड़ी में घुस गए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उनकी लड़ने की शक्ति इतनी मजबूत थी कि जियो चेन भी आशंकित था। डिंग! जियाओ चेन ने तेंदुए की लाश से एक चमकदार और पारदर्शी पीला क्रिस्टल निकाला। उसने अपनी उंगली से क्रिस्टल को हिलाया तो उसमें से कांपने जैसी आवाज निकली। तीनों कंकालों की आंखों की कोठरियां तुरंत चमक उठी। जियो चेन मुस्कुराया और क्रिस्टल उन्हें दे दिया। किंगुआंग वांग, यानलुओ वांग और लुनहुई वांग, ये पहली बार था जब उन्हें बाहरी दुनिया में दिलचस्पी थी। बेशक ये क्रिस्टल के प्रलोभन के कारण था। जियो चेन के नेतृत्व में वे मौत के दलदल के चारों ओर जंगल में घूमते रहे और उन क्रूर जानवरों के निशान खोजते रहे जिनसे वे निपट सकते थे। हालांकि क्रिस्टल प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। वे आधे दिन के बाद केवल 4 से 5 क्रिस्टल ही प्राप्त करने में सफल रहे। जियो चेन ने आसपास के वातावरण का अच्छी तरह से अवलोकन किया। उसने शक्तिशाली दुश्मनों से निपटने के लिए इसका उपयोग करने की तैयारी की। दलदल में लौटने के बाद जियो चेन ने चुपचाप प्रशिक्षण लिया और 3 कंकाल क्रिस्टल की ऊर्जा को अवशोषित करने में व्यस्त थे। पश्चिम में लाल सूरज डूबने से पहले झाओ लिनेर और गु लुओ ने आखिरकार इस जगह को पा लिया। वे जियो चेन की अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेज थे। भूरे बालों वाले गु लुओ की निगाहें दुर्भावनापूर्ण थी। उसने विशाल चांदी के सेंटीपीड से निपटने में 5 विशेषज्ञों को खो दिया। हालांकि उन्होंने समय रहते जियाओ चेन की चाल को समझ लिया था, लेकिन लोगों की बड़ी संख्या के कारण वे रास्ते में कुछ जंगली जानवरों को डराने से नहीं बच सके। उन्होंने और 8 लोगों को खो दिया। अब उसे और झाओ लिनेर को मिलाकर केवल 32 लोग बचे हैं। जियो चेन ने दलदल में अपनी आंखें खोली। उसने एक जानलेवा आभा महसूस की, कोई इस जगह के पास आ रहा है। ये देखकर कि जियाओ चेन युद्ध की तैयारी कर रहा था, तीनों कंकालों ने उसे घेर लिया। उनकी आध्यात्मिक समझ भी बहुत तेज थी। उन्होंने पहले ही भांप लिया था कि कोई उन पर हमला करने वाला है। जियो चेन दूसरे पक्ष के साथ सीधे भिड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार उसका घायल शरीर अभी तक ठीक नहीं हुआ है। उसे सूरज ढलने तक इंतजार करना चाहिए। जब मरे हुए लोगों का धुआं उठेगा तो ये दूसरे पक्ष के लिए एक विनाशकारी झटका होगा। उसने तीनों कंकालों को छिपने का संकेत दिया।
तीनों कंकालों का प्रदर्शन जियो चेन की उम्मीद से परे था। किंगुआंग वांग, यानलुओ वांग और लुनहुई वांग ने दलदल में अपनी पीठ के बल लेटने का अवसर लिया। उनके चारों ओर कई कंकाल बिखरे हुए थे। जियो चेन कुछ देर के लिए अचंभित रह गया। ये तीनों लोग उसकी कल्पना से कहीं अधिक चतुर थे। उसे विश्वासघात का भी आभास हुआ। आज के लिए आपकी पढ़ने की सीमा पहले ही पूरी हो चुकी है। अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो कृपया लॉग इन करें। अध्याय 24। तीन कंकालों का प्रदर्शन जियो चेन की उम्मीद से परे था। किंगुआंग वांग, यानलुओ वांग और लुनहुई वांग ने दलदल में अपनी पीठ पर झूठ बोलने का अवसर लिया। उनके चारों ओर कई कंकाल बिखरे हुए थे। जियाओ चेन अचंभित था। ये तीनों लोग उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा चालाक थे। उसे उनमें विश्वासघात का भी आभास हो रहा था। दलदल के बाहर झाओ लिन एर की त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी। उसका शरीर सुडौल था और उसकी सुंदरता अतुलनीय थी। ये कहा जा सकता है कि उसकी त्वचा बर्फ की थी और हड्डियां जैड की थी। वह फूलदार पेड़ पर बर्फ के ढेर की तरह ताजा थी। उसे एक ऐसी सुंदरता माना जा सकता था जो किसी शहर और देश के पतन का कारण बन सकती थी। इस घने जंगल में वह अलौकिक और परिष्कृत लग रही थी। भूरे बालों वाला आदमी गुलो बिना आवाज किए अपना हाथ हिलाता रहा। उसके पीछे दर्जनों लोग तुरंत फैल गए और दलदल में छिप गए। वह और झाओ लिनेर उनके पीछे चले गए। दलदल, जो घने यिंक्यू से भरा हुआ था, ने इन घुसपैठियों को आशंकित महसूस कराया। जंगल में एक घनी आभा फैली हुई थी जिससे उन्हें लगा कि यह एक अच्छी जगह नहीं है। हर जगह भयानक सफेद कंकाल देखे जा सकते थे। ये सचमुच मौत की भूमि थी। 30 विशेषज्ञ पहले ही दलदल की गहराई में फैल चुके थे। गुलो के मुंह के कोने में एक ठंडी मुस्कान आ गई। सभी तरह के संकेत बता रहे थे कि जियो चेन दलदल में था। आज उसे मारने का दिन था। रक्तलाल सूर्यास्त के नीचे गुलो के दिल में अचानक एक बुरी भावना उभरी। उसे खतरा महसूस हुआ, लेकिन वह इसका स्रोत नहीं खोज पाया। अचानक एक सफेद रोशनी फूट पड़ी। उसके पैरों के नीचे एक कंकाल उछलकर ऊपर आ गया और एक भयावह सफेद हड्डी का पंजा सीधे उसकी छाती पर जा लगा। ये परिवर्तन बहुत अप्रत्याशित था। एक ऐसा दुश्मन जिसके पैरों में जान का कोई निशान नहीं था, उसके सामने पड़ा था। उससे बच पाना सचमुच नामुमकिन था। गुलुओ ने जल्दी से अपनी मुट्ठियां हिलाईं और बमुश्किल हड्डियों के पंजों को रोकने में कामयाब रहा। वह स्थिति के हिसाब से अपने पैरों को हिलाना चाहता था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब उसने पाया कि उसके पैरों को एक कंकाल ने मजबूती से जकड़ रखा था। अफरा तफरी के बीच वह अपने सामने पड़े कंकाल पर झपटा, लेकिन उसकी पीठ से तेज दर्द हुआ। एक सफेद हड्डी का पंजा उसकी पीठ में गहराई तक घुस गया था। पीछे अभी भी कंकाल था। किंगुआंग वांग, यानलुओ वांग और लुनहुई वांग के अचानक हमले से लेकर गुलो की हृदय विदारक चीख तक ये केवल एक पल का मामला था। जब असाधारण रूप से सुंदर शाही देवदूत झाओ लिनेर ने ये दृश्य देखा तो उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। उसने पहले कभी कंकालों को लोगों को मारते नहीं देखा था, लेकिन वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। उसने अपनी लंबी तलवार पकड़ी और तेजी से आगे बढ़ी। मरे हुए प्राणी, यह एक मरे हुए प्राणी है जिसने किसी अन्य विधि से अमरता प्राप्त की है। दूर खड़ी भीड़ चिल्लाने लगी, जल्दी करो, प्रभु की रक्षा करो। दलदल में अराजकता थी। सभी बिखरे हुए विशेषज्ञ यहाँ भाग रहे थे। किंगुआंग वांग, यानलुओ वांग और लुनहुई वांग को पता था कि खतरा करीब आ रहा है। वे बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे हट गए, लेकिन वे गुलो के शरीर में फिर से बेरहमी से अपने पंजे घोंपना नहीं भूले। गुलो की छाती पर 4 खूनी छेद थे। खून बह रहा था। खून की तीखी गंध हवा में फैल गई थी। झाओ लिनेर ने गुलू को सहारा दिया जो खून के तालाब में गिरने ही वाला था। 7 से 8 विशेषज्ञों ने उन्हें एक झटके में घेर लिया। बाकी लोग चिल्लाते हुए तीनों कंकालों की ओर बढ़े। जियो चेन, जो विशाल पेड़ पर छिपा हुआ था, अतुलनीय रूप से हैरान था। उनकी धारणा में भूरे बालों वाला आदमी एक भयानक प्रतिद्वंद्वी था। हालांकि 3 कंकालों ने उन्हें एक अप्रत्याशित सुखद आश्चर्य दिया। 3 राजाओं का कपटी हमला वास्तव में सफल हो गया था और उन्होंने भूरे बालों वाले आदमी को आसानी से हरा दिया था। ये कल्पना से परे एक बड़ी जीत थी। बिना किसी देरी के जियाओ चेन विशाल पेड़ से नीचे उतरा। उसने अपनी पूरी ताकत जमीन पर रौंदने के लिए लगाई। कचा कचा, कुछ तीखे और स्पष्ट कचा कचा। यहाँ भागे हुए 2 लोगों की छाती में गहरी चोट लगी थी। उनके मुंह से खून बह रहा था और उनकी लाशें जमीन पर गिर गईं। जियो चेन ने दलदल में कुछ छवियां छोड़ दी और जल्दी से अराजक भीड़ के बीच में प्रकट हुआ। उसने अपना निर्दयी नरसंहार शुरू कर दिया। इस समय तीनों कंकालों ने भी अपनी प्रचंड शक्ति का प्रदर्शन किया। किंगुआंग वांग, यानलुओ वांग और लुनहुई वांग, उनकी गति वाकई बहुत तेज थी। वे भीड़ में 3 सफेद रोशनी की लकीरों की तरह आगे पीछे घूम रहे थे। 3 से 4 लोगों की छाती पहले ही उनके द्वारा छेदी जा चुकी थी। कंकाल के पंजे वाकई जानलेवा थे। जब इस समूह के लोगों को अराजकता का अनुभव हुआ तो उन्होंने तुरंत जवाबी हमला किया। पवित्र ज्वाला, सारी बुराई को जला डालो। भूरे बालों वाले एक साधक ने जल्दी जल्दी मंत्रोच्चार किया। उसके बाद उसने अपने हाथ हिलाकर एक स्क्रॉल खोला और उसे जियाओ चेन और 3 कंकालों की ओर फेंक दिया। आकाश में एक अथाह आग दिखाई दी जिसने पूरे आकाश को लाल कर दिया। इसने जियाओ चेन और 3 कंकालों को धरती को हिला देने वाली उल्का वर्षा की तरह घेर लिया। जियो चेन लगातार अपनी स्थिति बदलता रहा और उस भयानक आग से बाल बाल बच गया। उसके बगल का बड़ा पेड़ पल भर में आग की लपटों में जलकर राख हो गया। कैसी भयावह पवित्र ज्वाला! ऐसा लग रहा था जैसे ये सचमुच सब कुछ जला सकता है। तीनों कंकाल दयनीय स्थिति में चकमा देकर भाग निकले। वे इस तरह की आग से बहुत डरे हुए थे। उन्होंने अपनी गति को सीमा तक बढ़ा दिया और दलदल में एक के बाद एक सफेद रोशनी की लकीरें छोड़ गए। हालांकि वे अभी भी कुछ पल के लिए आग की चपेट में आ गए थे। जियो चेन का दिल बैठ गया। हालांकि तीनों राजाओं का प्रदर्शन फिर से उनकी उम्मीद से बाहर था। यद्यपि उनकी हड्डियां थोड़ी काली थी, फिर भी वे पवित्र ज्वाला से नहीं जली। वे अच्छी हालत में बाहर निकल आए। अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे उनके शरीर से वापस खोपड़ी तक एक हल्की चमक की परत दिखाई दे सकती है। अभी एक शुद्ध ऊर्जा ने उनकी रक्षा की थी।
जियो चेन ने जल्दी से 3 कंकालों के साथ मिलकर झाओ लिनेर के समूह का सामना किया। अभी अभी उन्होंने अराजकता का फायदा उठाते हुए एक ही बार में 8 लोगों को मार डाला। इसे एक बड़ी जीत माना जा सकता है। शांति की छोटी अवधि के दौरान दोनों पक्षों ने हमला करने की पहल नहीं की। इस समय बेजोड़ शाही देवदूत असीम जानलेवा आभा बिखेर रहा था। जब वह ऊपरी हाथ में थी तब उसे घात लगाकर हमला झेलना पड़ा और अंत में उसे इतना विनाशकारी नुकसान उठाना पड़ा कि वह बेहद उदास महसूस करने लगी। 3 मरे हुए प्राणियों की उपस्थिति उसकी अपेक्षा से परे थी। इसने उसे एक पल के लिए भी बिना सोचे समझे कार्य करने में असमर्थ बना दिया। जियो चेन और तीनों कंकाल भी नहीं हिले। आखिरकार दूसरे पक्ष के पास ज्यादा लोग थे और उनके हाथों में तस्वीर वाला स्क्रॉल उन्हें कुछ हद तक आशंकित कर रहा था। ठीक इसी समय एक दर्दनाक कराह ने शांति की संक्षिप्त अवधि को तोड़ दिया। गुलू, जिसकी छाती में 4 खूनी छेद हो गए थे, वास्तव में चमत्कारिक ढंग से जाग गया। हालांकि बंद किए गए भयानक घावों से खून फिर से रिसने लगा। उन परिचारकों ने उत्सुकता से उसे फिर से बांधने में मदद की। गुलू ने उन्हें रोका। वह एक सेवक की छाती पर झुक गया और अपनी आस्तीन से एक स्क्रॉल निकाला। उसने बड़ी मुश्किल से कहा, जीवन की रोशनी, मेरे शरीर को हमेशा के लिए रोशन करो। स्क्रॉल एक पल में एक चित्र स्क्रॉल में बदल गया। एक अतुलनीय चमकदार चमक खिल गई। जीवन की आभा एक पल में फैल गई। अटूट पवित्र चमक ने गुलू को अपने भीतर समाहित कर लिया। गुलो के पक्ष के लोग खुशी से झूम उठे। हर कोई बहुत उत्साहित था क्योंकि वे जानते थे कि गुलो का जीवन अब खतरे में नहीं था। जब वे उत्साहित थे तभी जियो चेन ने अचानक 3 कंकालों के साथ हमला बोल दिया। जैसे ही जीवन में तीव्र उतार चढ़ाव दिखाई दिया, जियो चेन ने अनुमान लगाया कि गुलुओ खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसे दूसरे पक्ष को कोई मौका नहीं देना चाहिए। किंगुआंग वांग, यानलुओ वांग और लुनहुई वांग वाकई बहुत शक्तिशाली थे। तीनों कंकाल वास्तव में थोड़े समय के लिए झाओ लिनेर से उलझने में कामयाब रहे। इसने जियो चेन के लिए सबसे अच्छा अवसर पैदा किया। भीड़ में घुसते ही उसका शरीर धुंधली चमक में लिपटा हुआ था। उसने गुलू को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जो अभी ठीक हो रहा था। आसपास के विशेषज्ञों ने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। उन्होंने जियो चेन के आश्चर्यजनक हमले का विरोध किया। ये छोटा सा टकराव क्रूर और निर्दयी था। जियाओ चेन की हथेलियां दिव्य चमक से चमक रही थी। उसने 7 से 8 लंबी तलवारें तोड़ दी। उसने एक के बाद एक हल्की तलवारें चलाईं और कुछ लोगों के पेट चीर दिए। खून लगातार बह रहा था। इस प्रक्रिया के दौरान एक विचित्र बात हुई। जीवन की उस चमकदार रोशनी की आड़ में जियो चेन द्वारा बुरी तरह घायल किए गए सभी विशेषज्ञ बहुत तेज गति से अपने घावों को ठीक कर रहे थे। वास्तव में उन्हें अपने जीवन के लिए कोई खतरा नहीं था और जियो चेन भी दिव्य चमक के आवरण में था। इस समय उसका घायल शरीर वास्तव में बिजली की गति से ठीक हो रहा था। आज के लिए आपकी पढ़ने की सीमा पहले ही पूरी हो चुकी है। अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो कृपया लॉग इन करें। अध्याय 25। कुछ समय पहले वांग ज़ीफैंग ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया था और फिर उसकी मौत हो गई थी। ये गंभीर चोट उसे हमेशा परेशान करती रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस पल में जीवन की उस शानदार चमक ने वास्तव में सब कुछ बदल दिया। हालांकि उसकी चोटें लगभग ठीक हो चुकी थी, लेकिन प्रतिद्वंद्वी अभी भी उससे ज्यादा संख्या में था। जब जियो चेन गुलुओ से कुछ मीटर दूर था तो उसे रोक दिया गया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी छीनी हुई तलवार से दिव्य चमक वाले स्क्रॉल को काट डाला। धधकती तलवार क्यू ने एक पल में स्क्रॉल को चकनाचूर कर दिया। जीवन की चमक फीकी पड़ गई और फीकी पड़ गई। उसी समय तलवार उसके हाथ से छूटकर सीधे गुलुओ के दिल पर जा लगी और ठीक इसी समय गुलुओ ने अपनी चाल चली। उसके दोनों हाथों ने एक हल्की सी परत बनाई और तलवार को चकनाचूर कर दिया। वह नौकर की छाती से छलांग लगाकर बाहर निकल गया। जियो चेन बिजली की गति से पीछे हट गया और प्रतिद्वंद्वी के शिविर से बाहर निकल गया। तीनों कंकाल भी उसके साथ पीछे हट गए। दोनों पक्ष फिर से एक दूसरे से भिड़ गए। दलदल में पहले टकराव में जियो चेन और 3 कंकालों को पूरी जीत मिली थी। गुलुओ को न केवल गंभीर चोट लगी बल्कि उसने 8 विशेषज्ञों को भी खो दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जियो चेन जीवन की उस चमक पर भरोसा करके लगभग पूरी तरह से ठीक हो गया। गुलुओ का रंग बहुत ही भस्म हो गया था। उसकी दुर्भावनापूर्ण निगाहें जियाओ चेन को घूर रही थीं। वह सांप की तरह ठंडी और उदास थी। वह अपने दिल में बेहद नाराज और अपमानित था। उसने अभी अभी अपनी जान लगभग खो दी थी। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि जीवन की चमक को दिव्य चमक माना जा सकता है। गुलुओ की छाती में 4 खूनी छेद हो गए थे। यह एक घातक स्थिति मानी जा रही थी। हालांकि उस पवित्र चमक के पोषण के तहत 4 भयानक घाव वास्तव में ठीक हो गए। हालांकि वह बहुत अधिक खून बहने के कारण थोड़ा कमजोर हो गया था, लेकिन उसका शरीर मूल रूप से ठीक था। भाई गुलो, क्या आप ठीक हैं? शाही देवदूत झाओ लिनेर ने पूछा। मैं अब ठीक हूँ। 20 से अधिक विशेषज्ञ गुलुओ के पास पहरा दे रहे थे। उन्हें डर था कि फिर से कुछ अप्रत्याशित घटित न हो जाए। मारना। गुलुओ ने अपना हाथ हिलाया। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। अभी कोई भी शब्द अनावश्यक होगा। वे केवल अपनी युद्ध शक्ति से जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकते हैं। लोगों का एक हिस्सा गुलुओ के पास रुक गया। बाकी विशेषज्ञ तेज गति से आगे बढ़े। जियो चेन और 3 कंकालों ने दुश्मन पर हमला किया। हताश लड़ाई तुरंत शुरू हुई। गुलुओ ने अपने पक्ष के लोगों को हमला करने का आदेश दिया। वह खुद भी जियो चेन की ओर दौड़ा। वह अपने पिछले अपमान को धोना चाहता था। झाओ लिनेर उनके ठीक पीछे थी। जियो चेन शुरू से ही उनका लक्ष्य थी। जियो चेन और 3 कंकाल केंद्र में फंस गए थे। किंगुआंग वांग, यानलुओ वांग और लुनहुई वांग ने जियो चेन को गुलुओ को रोकने में मदद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, ताकि वह उन विशेषज्ञों को मारने के लिए समय खरीद सके। खूनी लड़ाई अतुलनीय रूप से क्रूर थी। अब सभी शब्द अर्थहीन थे। ताकत ही एकमात्र चीज थी जो मायने रखती थी। जियाओ चेन, जो अब अपनी चोटों से बाधित नहीं था, अब हमला करने से पीछे नहीं हटा। उसने अपनी गहन साधना तकनीक को उसकी सीमा तक फैलाया और निर्दयी नरसंहार शुरू कर दिया। इस समय दुश्मन की ताकत को नष्ट करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था।
हालांकि झाओ लिनएयर की साधना उससे ज्यादा दूर नहीं थी, फिर भी जियाओ चेन ने जानबूझकर उससे दूरी बनाए रखी। वह 20 से ज्यादा विशेषज्ञों के बीच आगे पीछे घूमता रहा और बेरहमी से हमला करता रहा। उसकी हथेली राक्षसी ब्लेड की तरह तीखी थी और राक्षसी प्रकाश की तरंगें उत्सर्जित कर रही थी। उसने एक आदमी के सिर के ऊपर से काटकर उसे 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। लाल रक्त, सफेद मस्तिष्क पदार्थ और चमकीला जिगर पूरी जमीन पर बह गया। यह एक अतुलनीय रूप से खूनी और क्रूर दृश्य था। जीवन और मृत्यु के इस क्षण में दया के लिए कोई जगह नहीं थी। या तो तुम मरो या मैं मरूं। पफ। जियो चेन ने छलांग लगाई और एक लात से उनमें से एक को चीर दिया। उसने दूसरे पक्ष के पेट को लात से छेद दिया, फिर उसने अपना पैर घुमाया और उसे क्षैतिज रूप से घुमाया। उसने न केवल लाश को टुकड़ों में विभाजित किया, बल्कि उसने झाओ लिनएयर को भी पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया जो उसका पीछा कर रहा था। यह एक सच्ची जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी। जियो चेन का पूरा शरीर खून से लथपथ था। कुछ दुश्मनों को मारने के बाद वह बिल्कुल भी आराम नहीं करता था, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी की ताकत उससे और 3 कंकालों से कहीं अधिक मजबूत थी। गु लो की निगाहें जहरीले सांप की तरह ठंडी थी, लेकिन वह कुछ समय के लिए तीनों कंकालों में उलझ गया था। वह जियाओ चेन से निपटने के लिए खुद को मुक्त नहीं कर सका। वह इन 3 मरे हुए प्राणियों से अत्यधिक घृणा करता था। यदि वे छिपकर हमला न करते तो वह कैसे अपनी जान गंवा देता। उसने बिना किसी कारण के सबसे कीमती जीवन स्क्रॉल को बर्बाद कर दिया। गहरी नीली बर्फ, अंधकार और पाप को सील कर दो। गुलू अचानक जोर से चिल्लाया। एक स्क्रॉल तेज गति से खुला। एक पानी नीली रोशनी की स्क्रीन एक फ्लैश में फैल गई, फिर एक तीव्र ऊर्जा उतार चढ़ाव के साथ फट गई। एक विशाल नीला पक्षी 3 कंकालों की ओर झपटा। उसी समय अटूट नीली चमक ने आकाश और पृथ्वी को ढक दिया, जिससे तीनों कंकाल डूब गए। ऊर्जा से रूपांतरित विशाल नीला पक्षी 5 मीटर तक फैल सकता था, लेकिन 3 कंकालों की दुर्जेय शक्ति से यह टुकड़े टुकड़े हो गया। हालांकि जब अटूट नीली चमक उतरी तो 3 बर्फ की मूर्तियां तुरंत दृश्य पर दिखाई दी। किंगुआंग वांग, यानलुओ वांग और लुनहुई वांग एक ही समय में बर्फ में बंद हो गए। गुलुओ ने उपहास किया, फिर वह बिना अपना सिर पीछे घुमाए जियो चेन की ओर बढ़ गया। एक स्क्रॉल तेज गति से खुला, मिट्टी की चमक ने दलदल को रोशन कर दिया। 8 मीटर से अधिक लंबी एक विशाल मिट्टी की छिपकली जियो चेन की ओर क्रूरता से झपटी। उसी समय इसने एक ऊर्जा तूफान शुरू कर दिया। जियो चेन को लगा कि स्थिति बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं थी। उसने एक विशेषज्ञ को मार डाला जो उसका रास्ता रोक रहा था, फिर उसका शरीर जंगल में अपनी स्थिति बदलता रहा। हालांकि विशाल छिपकली में बुद्धि थी, वह एक अटूट पीली चमक छोड़ते हुए लगातार उसका पीछा करती रही। ऊर्जा से रूपांतरित छिपकली ने 4 या 5 विशाल पेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। लकड़ी के छिलके आसमान में छा गए, टूटी हुई शाखाएं और मुरझाए हुए पत्ते हर जगह बिखरे हुए थे। पीली चमक को कोई नहीं रोक सका। जब 10वां विशाल वृक्ष नष्ट हो गया, तब ऊर्जा रूपांतरित छिपकली आखिरकार जियाओ चेन के सामने आ गई। भागने के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। जियाओ चेन उछल पड़ा, उसके हाथों ने एक के बाद एक रहस्यमयी मुहरें बनाई। उसके हाथों से एक चमकीली चमक निकल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे एक के बाद एक तारे धरती की छिपकली की ओर गिर रहे हों। आकाश से एक गड़गड़ाहट की आवाज फैलती है। ऊर्जा से परिवर्तित छिपकली चीनी मिट्टी के बर्तन की तरह हो जाती है। एक के बाद एक उसके शरीर पर बड़ी बड़ी दरारें दिखाई देती हैं। उसके बाद वह टूटकर आकाश में बिखर जाती है। हालांकि धरती की चमक अभी भी जियाओ चेन को घेरे हुए थी। एक आश्चर्यजनक बात हुई, पीली चमक ने वास्तव में जियाओ चेन को पत्थर बनाना शुरू कर दिया। इसने उसे एक पत्थर की मूर्ति में बंद कर दिया। शाही देवदूत झाओ लिनएयर एक असाधारण सुंदरता थी। उसकी शैली अपनी पीढ़ी में बेजोड़ थी। एक महान युद्ध से गुजरने के बाद उसने वीरता और दुर्जय दिखने वाले स्वभाव का संकेत प्राप्त किया। इसने उसके विनाशकारी सुंदर चेहरे को और भी आकर्षक बना दिया। भाईगु लो का कौशल वास्तव में शानदार है। ऐसा चमकदार हमला वास्तव में आश्चर्यजनक है। भाईगु लो की ईमानदार मदद के लिए बहुत धन्यवाद। महाराज बहुत विनम्र हैं। मैं आपकी सेवा करने में सक्षम होने पर बहुत सम्मानित महसूस करता हूँ। भाईगु लो, आपने जो कहा उससे मैं वास्तव में असहज महसूस कर रहा हूँ। जियो चेन से निपटने के लिए न केवल आप एक दुर्घटना के शिकार हुए, बल्कि आपने बहुत सारे विशेषज्ञों को भी खो दिया। मैं अपने दिल में बहुत दुखी और असहज महसूस कर रहा हूँ। शक्तिशाली दुश्मन को खत्म करने के बाद गुलुओ विनम्र और ईमानदार दिखाई दिए। इसके अलावा उन्होंने कुछ दुख के साथ कहा, मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। ये सिर्फ मृतकों के लिए दया है। वे मेरे भाइयों की तरह थे। ये शब्द स्वाभाविक रूप से लोगों पर अनुकूल प्रभाव डालते थे। आसपास के विशेषज्ञों के दिल में गर्मजोशी महसूस होती थी। एक कबीले के उत्तराधिकारी के रूप में गुलुओ स्वाभाविक रूप से इस तरह की विधि को समझते थे। दरार। एक चटकने की आवाज गूंजी। जियाओ चेन की पत्थर जैसी मूर्ति पर एक बड़ी दरार दिखाई दी। उसके बाद यह अचानक टूटने लगी और एक धमाके के साथ ये टुकड़ों में फट गई। आज के लिए आपकी पढ़ने की सीमा पहले ही पूरी हो चुकी है। अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो कृपया लॉग इन करें। अध्याय 26। जियाओ चेन का पूरा शरीर एक शानदार चमक से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई दिव्य कवच पहन रखा हो। वह वास्तव में सुरक्षित और स्वस्थ था। प्राचीन मोनोलिथ पर क्यूई प्रशिक्षण आरेख वास्तव में अतुलनीय रूप से रहस्यमय था। रहस्यमय तकनीक ने उसके शरीर की रक्षा की। वह वास्तव में भयभीत नहीं हुआ। इस तरह की परिस्थितियों में उसके लिए लड़ाई जारी रखना असंभव था। जैसे ही वह आसमान में ऊपर की ओर बढ़ा, उसका शरीर एक हल्की चमक से ढक गया। आकाश में उड़ते हुए एक पक्षी की तरह वह एक विशाल प्राचीन वृक्ष के ऊपर उतरा। झाओ लिनएयर और गुलुओ ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की। वे दोनों एक ही पल में आगे बढ़ गए। आसपास के विशेषज्ञ भी झुंड में आ गए। वे जियो चेन को घेरना और मारना चाहते थे, जो अभी भी जीवित था। गुलुओ और झाओ लिनएयर आसमान में उड़ गए। वे लगातार आकाश में जियो चेन के साथ वार करते रहे। एक के बाद एक चमकदार चमक आसमान में फूट पड़ी। इसने आसपास के जंगल के पेड़ों को लगातार नष्ट कर दिया। शाखाएं, पत्तियां और चूरा हवा में घूम रहे थे। जियो चेन ने उनकी हथेलियों की ताकत उधार ली और आसानी से एक विशाल पेड़ के ऊपर उतरा।
उसके बाद उसने एक शाखा पर कदम रखा और बगल में एक और विशाल पेड़ के मुकुट पर छलांग लगाई। वह एक जोरदार बंदर की तरह उछल गया। गू लुओ का रंग बहुत भद्दा था। भले ही उसकी चोटें जीवन की चमक से ठीक हो गई थी, फिर भी उसने बहुत अधिक खून खो दिया और उसकी जीवन शक्ति घायल हो गई। नतीजतन उसे जियो चेन ने वापस जमीन पर गिरा दिया। अंत में वह खुद को रोक नहीं सका और अपने आदमियों को जियो चेन का पीछा करने के लिए ले गया। और ठीक इसी समय किसी चीज के टूटने की आवाज फिर से फैली। तीनों बर्फ की मूर्तियां अचानक टूटकर बिखर गईं। तीनों कंकाल वास्तव में मौत के मुंह में नहीं फंसे थे। उन्होंने बेड़ियां तोड़ दी और अपनी आजादी वापस पा ली। इसके अलावा उन्होंने शांतिपूर्वक और शांतचित्त होकर आसपास के 3 लोगों को भी भेज दिया। जंगल में तुरंत अफरा तफरी मच गई। 3 मरे हुए जीवों के प्रदर्शन से कुछ परिचारक थोड़े डर गए। हालांकि तीनों कंकालों ने फिर से नरसंहार शुरू नहीं किया। वे जल्दी से जियाओ चेन की तरह दलदल की गहराई की ओर भाग गए। डूबता हुआ सूरज बहुत पहले ही गायब हो चुका था। दलदल उदास और धुंधला हो चुका था। इस समय जियो चेन ने पहले ही अपनी सांस रोक ली थी। गू लो और झाओ लिनेर ने अपने आदमियों का तेजी से पीछा किया। वे जियो चेन को कोई और मौका नहीं देना चाहते थे। उन्हें आज इस जंगल में उसे खत्म करना होगा। हालांकि ठीक इसी समय उन्होंने अचानक एक प्लॉप ध्वनि सुनी। कोई व्यक्ति स्पष्ट रूप से धुंधले जंगल में गिर गया। प्लॉप, एक अन्य व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा और उठ नहीं सका। अच्छा नहीं, म्यास्मा, जल्दी से पीछे हटो, यह मरे हुओं का धुआं है। जब पहला व्यक्ति जमीन पर गिरा तो गू लो की भौहें पहले से ही उठी हुई थी और उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। पीली चांदनी की मदद से वह दलदल से उठती धुंध को देख सकता था। मौत का दलदल अराजकता में था। हर कोई डर से भाग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का अंत आ गया हो। वे तुलनीय रूप से भयभीत थे। काली धुंध छाई हुई थी और मौत का माहौल था। दलदल पहले ही मृत क्षेत्र में बदल चुका था। झाओ लिनेर और गू लो की साधना के साथ वे लंबे समय तक अपनी सांस रोक सकते थे, इसलिए मरे हुए मियाज़मा फिलहाल उनके जीवन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। हालांकि बाकी लोगों के लिए स्थिति अलग थी। हर किसी को चक्कर आ रहा था और कोई समय समय पर जमीन पर गिर जाता था। जब वे दलदल से बाहर निकले तो गू लो और झाओ लिनेर के पीछे केवल 5 लोग ही थे। बाकी सभी लोग उनके पीछे मृत क्षेत्र में गिर गए थे। गू लो का चेहरा राख जैसा हो गया था और उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत उदास थी। यदि वे सभी लोग मर गए तो उसके पास उपयोग करने के लिए कोई और अधीनस्थ नहीं बचेगा। अपने दांतों को भींचते हुए उसने अपना सिर झाओ लिनेर की ओर घुमाया और कहा, महाराज, कृपया मुझे दलदल में प्रवेश करने और उन लोगों को बाहर निकालने में मदद करें। मेरे पास उन्हें ठीक करने का एक तरीका है। झाओ लिनेर के मन में भी एक डर था। उसे लगा कि जियो चेन से निपटना वाकई आसान नहीं है। उसने कुछ और नहीं कहा। वह गू लो के साथ मौत के दलदल में घुस गई और बेहोश हुए सभी लोगों को बाहर ले आई। दलदल के बाहर जमीन पर ढेरों मानव आकृतियां पड़ी थीं। इन लोगों की सांसें लगभग बंद होने वाली थी। एक के बाद एक उनकी त्वचा पर काली रेखाएं उभर आई थीं। मरे हुए लोगों का जहर उनके शरीर में गहराई तक घुस चुका था। दिव्य शुद्धि। गू लुओ के चिल्लाने के बाद एक चित्र स्क्रॉल खोला गया। दूधिया सफेद चमक ने पूरे खुले स्थान को प्रकाश के पर्दे की तरह ढक दिया। लाश के जहर से बुरी तरह जहर खाए सभी लोग कराहने लगे। उनके शरीर से एक हल्का काला कोहरा उठा। उसके बाद सफेद चमक से ची ची ध्वनि का एक विस्फोट हुआ और कोहरा शून्य में बदल गया। अतुलनीय रूप से बहुमूल्य शुद्धिकरण स्क्रॉल का उपयोग हो जाने के बाद सभी लोग खतरे से बाहर हो गए। जियो चेन को नहीं पता था कि गोलू के पास इस तरह की जीवन रक्षक वस्तु होगी। इस समय वह पहले से ही 3 कंकालों से मिला और दलदल से बाहर निकल गया। वे दूसरी दिशा में अपनी ताकत हासिल कर रहे थे। हम उसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। गू लो का चेहरा उदास था। उसे आज बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। उसके दिल में क्रोध हिंसक रूप से उमड़ रहा था। झाओ लिनेर ने अपनी सुंदर भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन प्राकृतिक अवरोध के रूप में मरे हुए मियाज़मा के साथ ये हमारे लिए बहुत परेशानी लाएगा। कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी एक स्क्रॉल है जिसका मैंने अभी तक उपयोग नहीं किया है। आधे घंटे बाद जब जमीन पर पड़े सभी लोग होश में आ गए तो गू लो ने एक पुस्तिका खोली और मंत्रोच्चार किया, बुराई और अंधकार को दूर करो, दिव्य तेज मेरे शरीर की रक्षा करे। वह पुस्तक राख में बदल गई। आधे लोग शुद्ध और पवित्र चमक की एक गेंद से ढक गए। उनके शरीर से एक हल्की चमक निकल रही थी जो रात की धुंधली रोशनी में असाधारण रूप से आकर्षक थी। शेष आधे लोग पवित्र चमक की सीमा के भीतर नहीं थे। उन्हें दिव्य संरक्षण प्राप्त नहीं था। उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए दलदल के बाहर छोड़ दिया गया था। जब ये लोग जियाओ चेन के सामने आए तो वह दंग रह गया। उसने तीनों कंकालों को साथ लिया और फिर से दलदल में घुस गया। हालांकि इस बार मरे हुए धुएं का उन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। वो शुद्ध और पवित्र चमक के संपर्क में आने के बाद अपने आप बिखर जाएगा। हर कोई अब इस मौत के दलदल से डरता नहीं था। गू लो और झाओ लिनेर ने सभी को जियो चेन और 3 कंकालों का पीछा करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उन्हें दयनीय स्थिति में भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंत में जियो चेन ने तीनों कंकालों की रुकावट को नजरअंदाज किया और अंधेरे दलदल के केंद्र की ओर दौड़ पड़ा। बेशक इस प्रक्रिया के दौरान उसने अपनी गति धीमी कर दी। उसने सभी के साथ गतिरोध में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की। गर्जन। मौत के दलदल में अचानक एक बहुत ही भयानक और डरावनी चीख गूंजी। इस भूतिया चीख ने सभी के सिर की हड्डी सुन्न कर दी। ये चीख बहुत ही भयावह और डरावनी थी। सामने दलदल में अथाह अंधेरा था। उन्हें धुंधली सी एक 10 मीटर लंबी लाश आसमान की ओर दहाड़ती हुई दिखाई दे रही थी। मौत का आभामंडल जोरों से उमड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी खौफनाक और डरावने नरक में प्रवेश कर गए हों। गर्जन। यह एक और भूतिया चीख थी जिसने सभी को सिहरन पैदा कर दी। उस पल में अथाह अंधकार छा गया। ये वास्तव में मृत्यु की बढ़ती आभा थी। जियो चेन का पीछा करने वाले सभी लोगों को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उनके शरीर में व्याप्त दिव्य चमक एक पल में ही बुझ गई थी। मौत की भयावह आभा ने दिव्य चमक को हरा दिया था। अच्छा नहीं, जल्दी से पीछे हटो, यह मरे हुए राजा है। गू लो जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज कांप रही थी। हर कोई भयभीत था। वे इतने डरे हुए थे कि उनकी आत्माएं लगभग उनके शरीर से निकल गईं।
मरे हुए प्राणियों के राजा वे प्राचीन काल से केवल किंवदंतियों में ही दिखाई देते थे। यहाँ तक कि देवताओं को भी अपना चेहरा बदलना पड़ता था जब वे शिखर पर पहुंच जाते थे। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। सभी के दिल भयंकर भय से भर गए। उनका सामना मरे हुए प्राणियों के राजा से क्यों हुआ? गुलुओ ने ये सोचते हुए एक ही समय में डर भी महसूस किया। हालांकि जब उसे याद आया कि यह एक सीलबंद प्राचीन उजाड़ द्वीप था तो उसे राहत महसूस हुई। हालांकि जियाओ चेन पहले से ही मानसिक रूप से तैयार था, फिर भी वह इतना डरा हुआ था कि उसकी रीढ़ में ठंडक महसूस हो रही थी। उसने खुद को भीड़ से दूर किया और बिजली की गति से भाग गया। और ठीक इसी समय तीनों कंकाल एक अनजान जगह से दौड़े। वे उसे घसीटते हुए अंधेरे दलदल में बाएं दाएं मुड़े और भाग गए। मौत की अथाह आभा उमड़ रही थी। गुलुओं के अधीनस्थ लगातार दलदल में गिर रहे थे। उनके पीछे एक भयानक विशाल शव मध्यम गति से अंधेरे में उनका पीछा कर रहा था। वह बेफिक्र होकर जिंदगियों को काट रहा था। जियाओ चेन ने दूर से एक नजर डाली। वह ठंडी हवा को अपने मुंह में लेने से खुद को रोक नहीं सका। उसने स्पष्ट रूप से 10 मीटर लंबी लाश की पीठ पर विशाल सड़े हुए पंखों की एक जोड़ी देखी। मृत्यु की आभा उमड़ पड़ी। अथाह अंधकार ने उसकी दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया। वह अब उसे देख नहीं सकता था। अध्याय 27। जियाओ चेन मन ही मन खुश हुआ कि वह मरे हुए सम्राट की नजरों से बच निकलने में कामयाब हो गया। वह और तीनों कंकाल बिना पीछे देखे दलदल से बाहर निकल गए और उनके पीछे के असीम अंधेरे से बीच बीच में एक खून जमा देने वाली चीख सुनाई देती थी। ये करुण स्वर भय से भरा था, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसने तीनों कंकालों को मौत के दलदल के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए प्रेरित किया और तेजी से गुलुओ और बाकी लोगों का पीछा किया। मरे हुए सम्राट ने उन्हें उदास दलदल से बाहर नहीं खदेड़ा। ऐसा लग रहा था कि वह एक सामान्य सैर कर रहा था और रास्ते में कुछ लोगों की जान ले रहा था। जब जियाओ चेन इस जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि गुलुओ, जियाओ और झाओ लिनेर के कदम अस्थिर थे। वे 2 या 3 लोगों को मौत के दलदल से बाहर ले गए और बाहर इंतजार कर रहे लोगों से मिले। वे अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। जियाओ चेन ने अपना सिर घुमाकर दलदल की ओर देखा। एक 10 मीटर लंबी मरे हुए व्यक्ति की छाया अंतहीन मौत की आभा के बीच में थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी लाश को पकड़कर चबा रहा है। उसकी आंखों से 2 भयानक हरी घातक किरणें निकल रही थी। वह इस उदास और अंधेरे जंगल में असाधारण रूप से भयानक लग रहा था। गर्जन, एक गगनभेदी गर्जना गूंजी। पहाड़ का जंगल हिल गया। अथाह मौत की आभा आसमान तक पहुंच गई और चांद को ढक लिया। जियो चेन ने स्पष्ट रूप से विशाल क्षयग्रस्त पंखों की एक जोड़ी को खुलते हुए देखा। जियो चेन और 3 कंकाल पीछे मुड़े भी नहीं। वे घूमे और गुलुओ और बाकी लोगों का पीछा किया। रास्ते में उसे 2 लाशें मिली। उनकी मौत की स्थिति बहुत भयावह थी। लाशें मौत की आभा से इतनी क्षत विक्षत हो गई थी कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया था। कई जगह ऐसी थी जहां भयानक सफेद हड्डियां दिख रही थीं। 3 से 4 मील से भी कम समय तक पीछा करने के बाद वह गुलुओ और झाओ लिनेर के समूह के साथ मिल गया। ये स्पष्ट था कि गुलुओ और झाओ लिनेर मौत की आभा से प्रभावित थे। उनकी लड़ाकू शक्ति पहले जितनी मजबूत नहीं थी, अन्यथा वे इतनी जल्दी पकड़ नहीं पाते। जब उन्होंने देखा कि जियो चेन 3 कंकालों को लेकर उनका पीछा कर रहा है तो सभी का चेहरा बहुत बदसूरत हो गया। गुलुओ ने तुरंत अपनी भौहें ऊपर उठाईं। वह आज बहुत गुस्से में था। आज की लड़ाई में हताहतों की संख्या बहुत ज्यादा थी और अब तो पूरी तरह से सफाया होने की भी संभावना थी। वह अतुलनीय रूप से क्रोधित और पश्चातापी था। वर्तमान में उसकी युद्ध शक्ति वास्तव में बहुत कम हो गई थी। मृत्यु की आभा उसके शरीर में समा गई थी। यदि उसने इसे यथाशीघ्र बाहर नहीं निकाला तो उसका जीवन खतरे में पड़ सकता था। सुंदरता की धनी झाओ लिनेर एक शहर के पतन का कारण बन सकती है। भले ही वह इस समय दयनीय स्थिति में थी, फिर भी उसके लिए अपने असाधारण आकर्षण को छिपाना मुश्किल था। हालांकि जब उसकी नम आंखें जियो चेन को देखती थीं, तो वे शत्रुता से भरी होती थीं। उसने ये भी उम्मीद नहीं की थी कि वह उस स्थिति में इतनी बुरी तरह से पराजित होगी जहां उसका ऊपरी हाथ था। महामहिम, जल्दी से पीछे हट जाओ। हम तुम्हारे पीछे हटने का प्रबंध कर देंगे। 10 मानव आकृतियों ने जियो चेन और 3 कंकालों का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। अन्य 3 मानव आकृतियों ने गुलुओ और झाओ लिनेर की रक्षा की जब वे बिजली की गति से पीछे हट रहे थे। इस समय बिना किसी अनावश्यक शब्द के जियो चेन और 3 कंकाल तेज गति से आगे बढ़े। यह एक तरफा नरसंहार था। तलवार क्यों जंगल में इधर उधर बिखरी हुई थी। जैसे ही जियो चेन ने अपनी तलवार लहराई, एक सिर उड़ गया। सिरहीन लाश से 2 मीटर लंबी खून की लहर निकली और फिर वह जमीन पर गिर पड़ी। कुछ ही देर बाद एक करुण चीख सुनाई दी। 3 बर्फ जैसे सफेद कंकालों ने एक व्यक्ति के हाथ पैर पकड़ लिए और उन्हें फाड़ दिया। इससे पहले कि दयनीय चीखें बंद होती, जियाओ चेन की तलवार ने दूसरे व्यक्ति को मारा। खून की धार फूट पड़ी और आधी कटी हुई लाश खून के तालाब में गिर गई। ताकत में अंतर बहुत बड़ा था। जियो चेन के खूनी तरीकों के साथ साथ 3 कंकालों की क्रूरता ने बाकी बचे कुछ लोगों को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। इस समय वे अपनी वफादारी के बारे में भूल गए। वे अब भी गुलू को रोकने की परवाह कैसे कर सकते थे। सभी लोग डर के मारे गुलू के पीछे भाग गए। यह मौत तक का पीछा था। जियाओ चेन खून से नहाया हुआ एक असुर जैसा था। वह रास्ते में लगातार बर्बादी की तलवार लहराता रहा। जैसे जैसे लाशें एक के बाद एक गिरती गईं, उसका शरीर खून से लथपथ हो गया। पफ, हर जगह खून फैल गया। एक सिर लुढ़क गया। पफ, हृदय में छेद हो गया था। लाश पलट गई थी। पफ, कंधा तिरछा कटा हुआ था। खून तेजी से बह रहा था। रास्ते में खूनी नरसंहार। जब आखिरी व्यक्ति का सिर काटा गया तो जियाओ चेन पहले से ही खून से पूरी तरह लाल हो चुका था। इस समय वह एक ग्रिम रीपर की तरह था। तीनों कंकालों के साथ उन्होंने एक बार फिर झाओ लिनेर और गुलुओ का रास्ता रोक दिया। गुलुओ और झाओ लिनेर की भुजाओं पर पहले से ही कुछ काली रेखाएं दिखाई दे रही थीं। मरे हुए राजा की मरे हुए आभा आगे तक फैल गई। अभी गुलुओ की रक्षा के लिए केवल एक विशेषज्ञ बचा था। उस रक्षक ने एक भी शब्द नहीं बोला। वह केवल जियाओ चेन और तीनों कंकालों को ठंडी निगाहों से देखता रहा। ची ध्वनि के साथ उसके हाथ में एक ज्वलंत तलवार दिखाई दी।
रात की धुंधली रोशनी में ये बेहद चमकदार थी। इसमें प्रचंड ज्वाला की धधकती गर्मी और ठंडे हथियार की तीक्ष्णता थी। इस समय जियो चेन को जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं थी। प्रतिद्वंद्वी की शक्ति मूल रूप से उसके खिलाफ लड़ने में असमर्थ थी। अभी उसके और 3 कंकालों के पास पूर्ण ऊपरी हाथ था। उसने ज्वलंत तलवार चलाने वाले विशेषज्ञ को आश्चर्य से देखा और पूछा, तुमने ज्वलंत तलवार को कैसे सक्रिय किया? उस व्यक्ति ने जवाब में ठंडी सांस ली और उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। जियाओ चेन को कोई जवाब न मिलने पर भी गुस्सा नहीं आया। उसने अपना सिर घुमाकर झाओ लिन एर की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें विजेता के रवैये से तंग नहीं करना चाहता। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ कैसे पेश आना चाहिए? जियाओ चेन की नजर को अपने शरीर से गुजरते हुए महसूस करते हुए झाओ लिन एर के सुंदर शरीर ने एक कदम पीछे हट लिया। उसने अपनी बर्फ जैसी ठंडी और अलग अभिव्यक्ति वापस ले ली। इसके विपरीत वह मंद मुस्कुराए। वह बहुत शांत और शांत थी और उसने कहा, तथाकथित विजेता सब कुछ ले जाता है, मैं इसके बारे में बहुत स्पष्ट हूँ। हालांकि ये कहना अभी भी मुश्किल है कि अंतिम विजेता कौन होगा। एक नजर किसी शहर के पतन का कारण बन सकती है, दूसरी नजर किसी देश के पतन का कारण बन सकती है। शाही परी वास्तव में असाधारण रूप से सुंदर थी। वह इस तरह की स्थिति में भी अद्वितीय थी। कौन राजा होगा और कौन डाकू, ये तो क्षण भर में स्पष्ट हो जाएगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद जियो चेन ने भूरे बालों वाले व्यक्ति गू लुओ का सामना करने के लिए अपना सिर घुमाया और शांति से कहा, मैं बहुत ज्यादा बकवास नहीं कहना चाहता। मेरे लिए आपको जीवित रखना असंभव है। मैं अपने लिए कोई छिपा हुआ खतरा नहीं छोड़ना चाहता। हालांकि इससे पहले कि हम इस पर निर्णय लें, मैं अभी भी ये पूछे बिना नहीं रह सकता कि आपने जो स्क्रॉल जारी किया है वह क्या है। जियो चेन की अपेक्षा के विपरीत गूलो ने वास्तव में उसके प्रश्न का उत्तर दिया। ये पूर्व और पश्चिम का एक प्राचीन मंत्र है। ये समलन तकनीक का अनुप्रयोग है। तो क्या ज्वलंत तलवार भी इसी प्रकार की तकनीक का प्रयोग है? सही। एक निश्चित उत्तर मिलने के बाद जियो चेन ने अपना सिर हिलाया। अमर लोगों की दुनिया उसकी कल्पना से भी अधिक रहस्यमय थी। ऐसी कई चीजें थी जिन्हें वह केवल खुद अनुभव करने के बाद ही समझ सकता था। गूलो, क्या आप इसे स्वयं करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ये करूं? जियो चेन ने अपने हाथ में पकड़ी तलवार, जो ठंडी चमक बिखेर रही थी, गूलो की छाती की ओर तान दी। मौत के दलदल से दूर चमकीली चांदनी असाधारण रूप से कोमल थी। हालांकि इस समय जंगल हत्या के इरादे से भरा हुआ था। तीनों कंकाल चांदनी के नीचे चमक रहे थे। उनके जबड़े लगातार खुल रहे थे और बंद हो रहे थे, जिससे का की आवाज आ रही थी। चांदनी के नीचे वे असाधारण रूप से भयानक लग रहे थे। अध्याय 28। गू लो ठंडी हंसी हंसा। फिर उसने अचानक हमला बोल दिया, जियाओ चेन पर हमला किया। इस समय कुछ भी कहना बेकार था। झाओ लिन एर भी पीछे पीछे आ गया। भागना पहले से ही अप्रभावी साबित हो चुका था। बचने का एकमात्र तरीका लाश क्यूई के आक्रमण को सहना और जियो चेन को मारना था। दोनों तलवारें एक दूसरे को पार करके जियाओ चेन के पेट पर वार करने लगी। उसी समय ज्वलंत कृपाण धारण करने वाला व्यक्ति भी आगे बढ़ा। ज्वलंत कृपाण ने जियाओ चेन की गर्दन पर भयंकर वार किया। जियाओ चेन के हाथ में तलवार भी चमक उठी। उसने तलवार को तेजी से घुमाया और तीनों के हमलों को नाकाम कर दिया। इसी समय तीनों कंकाल सफेद रोशनी की 3 धारियों में परिवर्तित हो गए और अपने सामने खड़े 3 विशेषज्ञों से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़े। ये स्पष्ट था कि झाओ लिन एर और गू लुओ की कॉपस क्यूई ने उनकी युद्ध क्षमता को बहुत कमजोर कर दिया था। भले ही वे सेना में शामिल हो गए हों, फिर भी वे नुकसान में थे। तलवार की जंगल से आसमान में उड़ी। जियो चेन ने अपना शरीर घुमाया और पीछे की ओर वार किया। एक चमकदार तलवार की फट गई और झाओ लिन एर की गर्दन के पिछले हिस्से पर जा लगी। उसके महीन काले बाल हवा में लहराने लगे। शाही देवदूत के लंबे बाल उसकी गर्दन से कट गए। अगर वह थोड़ी धीमी होती तो शायद उसका सिर काट दिया जाता। झाओ लिन एर को इतना सदमा लगा कि उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया। वह, जो शाही परिवार में पैदा हुई थी, उसने पहले कभी इस तरह की बात का अनुभव नहीं किया था। वह लगभग किसी की तलवार से मौत के दरवाजे पर पहुंच गई थी। गू लो भी बहुत डरपोक था। उसके हिसाब से जियो चेन अतुलनीय रूप से खतरनाक था। वह लोहे की तरह दृढ़ हृदय वाला व्यक्ति था। ऐसी बेमिसाल सुंदरता का सामना करते हुए भी उसने जरा सी भी नरमी नहीं दिखाई और उसे उदासीनता से अनदेखा कर दिया। और क्या करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। मूल रूप से वह जियो चेन को महत्वपूर्ण क्षण में उसके साथ बातचीत करने के लिए प्रेरित करने के लिए महान लाभों का उपयोग करना चाहता था। हालांकि उसने अब उस विचार को पूरी तरह से दूर कर दिया। जबकि गू लुओ और झाओ लिन एर अभी भी सदमे में थे, जियो चेन के हाथ में लंबी तलवार ने पहले ही ज्वलंत कृपाण को चकनाचूर कर दिया था। अतुलनीय रूप से चमकदार तलवार तिरछे नीचे गिरी और कृपाण पकड़े हुए आदमी के कंधे को काट दिया। खून हर जगह फैल गया। शरीर के 2 हिस्से जंगल में खूनी जमीन पर गिर गए। जियाओ चेन को खून से लथपथ लोहे की तलवार के साथ आते हुए, साथ ही पीछे से 3 कंकालों को उन्हें घेरते हुए देखकर गू लुओ का चेहरा उदास हो गया। झाओ लिन एर ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं था। उसके सुंदर चेहरे के लिए अब और शांत और अविचल भाव बनाए रखना मुश्किल था। ठीक है, सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। जियो चेन जब ये शब्द कह रहा था तो वह बहुत शांत था, लेकिन इससे गू लुओ और झाओ लिन एर को और भी अधिक विस्मय का अनुभव हुआ। वो गर्जन। इसी समय दूर से एक वानर की तीखी चीख सुनाई दी। यहाँ का इलाका अपेक्षाकृत ऊंचा था, इसलिए वे पेड़ों की चोटियों के ऊपर उड़ते हुए 1 दर्जन से ज्यादा शक्तिशाली जानवरों की परछाइयां साफ साफ देख सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे बादलों पर सवार हों। शाखाओं और पत्तियों पर हल्का सा स्पर्श होते ही वे 8 से 9 मीटर दूर उड़ जाते थे। वे वाकई बहुत फुर्तीले थे क्योंकि वे बिजली की गति से यहाँ तक पहुंचते थे। झाओ लिन एर का रंग अचानक बदल गया। उसने उन्हें एक पल में ही पहचान लिया था। वे दर्जनों विशाल वानर थे जिन्होंने पहले जियो चेन की रक्षा की थी, और उसने कुछ दिन पहले उनमें से एक को मार दिया था। ये स्थान विशालकाय वानरों के निवास स्थान से ज्यादा दूर नहीं था और युद्ध की आवाज से वे घबरा गए थे। कुछ ही पलों में 1 दर्जन से ज्यादा विशालकाय वानर इस क्षेत्र में आ गए।
वे लगभग 3 मीटर लंबे थे और उनके शरीर काले बालों से ढके हुए थे। चांद की रोशनी में वे बहुत डरावने लग रहे थे। उतरने के बाद उन्होंने जल्दी से ये शिवेन और बाकी लोगों को घेर लिया। वे बहुत बड़े मोनोलिथ की तरह थे। बीच में 4 मीटर लंबे 4 भुजाओं वाले विचित्र वानर के फर खून के रंग के थे जो चांदनी में राक्षसी रोशनी से टिमटिमा रहे थे। इसकी आंखों से 2 किरणें निकल रही थीं जो ठंडी बिजली की तरह थीं और यह झाओ लिनेर को ठंडी निगाहों से देख रहा था। जियो चेन ने तीनों कंकालों को अपने पास बुलाया। 1 दर्जन से अधिक प्रतिशोधी वानरों की उपस्थिति के कारण शायद उसे कोई कदम उठाने की भी आवश्यकता नहीं थी। युद्ध का परिणाम पहले से ही तय था। लेकिन अचानक ही जंगल में एक बहुत ही तेज चमक उठी। बहुत सारी बिजली आपस में मिल गई और एक बड़े जाल की तरह दर्जनों वानरों को घेर लिया। एक पल में लाल बंदर के अलावा बाकी सभी विशालकाय बंदर बिजली की चपेट में आकर गिर गए। उनका पूरा शरीर हिल गया और उनके लिए हिलना मुश्किल हो गया। यहाँ तक कि लाल बंदर के कदम भी अस्थिर थे। अचानक हुए इस परिवर्तन से एक क्षण के लिए सभी लोग अचंभित रह गए। हालांकि ठीक इसी समय एक बर्फ सफेद जेड जैसा छोटा गेंडा एक हल्की चमक के साथ टिमटिमाया। ये चांदी की चमक की एक लकीर में बदल गया और झाओ लिनेर के सामने आ गया। यह उसे एक पल में दूर ले गया। यह अप्रत्याशित घटना बहुत अचानक घटी। लाल बंदर ने एक जोरदार दहाड़ लगाई। ये चांदनी रात में अचानक बिजली की गड़गड़ाहट की तरह था। उसके शरीर से चटकने जैसी आवाज निकली और वह बिजली की चिंगारी से चमक उठा। वह लकवा से मुक्त हो गया और फिर वह उछल पड़ा जैसे कि वह पागल हो गया हो और युवा गैंडे का पीछा करने लगा। कुछ ही देर बाद जमीन पर छटपटा रहे विशालकाय वानर भी होश में आ गए। वे बिना पीछे मुड़े गैंडे का पीछा करने लगे। ये सब तो बहुत अचानक हुआ। केवल गुलो ही वहां अकेला खड़ा रह गया। हालांकि उसके चेहरे पर निराशा का कोई भाव नहीं था। इसके विपरीत उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान लटकी हुई थी। जियाओ चेन को पहले से ही अंदाजा था कि स्थिति कुछ भी हो सकती है। उसने अपनी मूल जगह पर एक छवि छोड़ी और तेज गति से आगे बढ़ा। हालांकि वह अभी भी एक कदम देर से था। गुलुओ ने एक स्क्रॉल खोला और यह वास्तव में उसे आकाश में ले गया और आकाश में बहुत ऊपर तैर गया। मैंने हमेशा सोचा था कि यह एक बेकार पुस्तक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज मुझे भागने के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब गुलुओ ने ये शब्द कहे तो वह अवर्णनीय रूप से परेशान और क्रोधित था। उसने जियो चेन को गुस्से से घूरा। जियो चेन ने ठंडे स्वर में पूछा, तुम पहले क्यों नहीं भागे? क्योंकि यह केवल एक ही व्यक्ति को ले जा सकता है। मैंने अनुमान लगाया कि शायद युवा गेंडा दिखाई देगा। जाहिर है कि इतनी जल्दी भागने के लिए स्क्रॉल का उपयोग करना अच्छा नहीं था। बेशक अगर युवा गेंडा नहीं आता तो मैं स्वाभाविक रूप से जीवन और मृत्यु के क्षण में बच निकलता। हे, क्या जो कुछ हुआ उससे मेरा अनुमान सही साबित नहीं हुआ? क्या अब यहाँ से चले जाना उचित नहीं होगा? गुलो की नजर दुर्भावनापूर्ण थी क्योंकि वह जियो चेन को घूर रहा था। जियो चेन को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। उसने केवल ठंडे स्वर में कहा, तुम आग से खेल रहे हो। न केवल शुरुआत में बल्कि अब भी। यहाँ तक बोलते हुए उसने कुछ दूर हवा में कुछ वार किए। कुछ चमकदार प्रकाश किरणें निकली। ऐसा लग रहा था कि वे आकाश में एक विशाल हाथ में बदल गई हैं और लाशों के पास रखी लंबी तलवारों को अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद वह आसमान में उड़ गया और एक विशाल पेड़ की चोटी की ओर छलांग लगा दी। उसके और गुलो के बीच की दूरी जल्दी ही कम हो गई। गुलो जोर से चिल्लाया, ओह नहीं। उसने उड़ते हुए स्क्रॉल को नियंत्रित किया और दूर की जगह की ओर भागा जैसे कि वह उड़ रहा हो। जियाओ चेन ने ऊंचे पेड़ की चोटी पर एक छवि छोड़ी। इसके तुरंत बाद वह एक और भी ऊंचे पेड़ के शिखर की ओर भागा। उसने पेड़ की चोटी पर कदम रखा और कई दर्जन मीटर तक गुलुओं का पीछा करते हुए प्रकाश की एक किरण में बदल गया। वह इस क्षेत्र के सबसे ऊंचे प्राचीन पेड़ के शिखर की ओर भागा। उसके और गुलुओं के बीच की दूरी वास्तव में बहुत कम हो गई थी। उसके शरीर से एक तेज चमक निकल रही थी, मानो वह उसकी अत्यधिक गति के कारण उबल रहा हो। ये चमक उसके शरीर की सतह पर एक प्रचंड नरक की तरह धड़क रही थी। ठीक इसी क्षण उसने अपने हाथ में पकड़ी पहली लंबी तलवार को बेरहमी से फेंक दिया। लंबी तलवार को जियो चेन द्वारा शुद्धतम ऊर्जा से भर दिया गया था। इसने साधारण लोहे को धातु के सार में बदल दिया। लंबी तलवार एक इंद्रधनुष की तरह थी जो शांत रात के आसमान में चमक रही थी। पफ, आसमान में एक खूनी रोशनी फूट पड़ी। बहुत सारा खून नीचे छिड़का गया। गुलो ने एक करुण चीख निकाली। लंबी तलवार वास्तव में उसके दाहिने हाथ में घुस गई। इसके अलावा ये वास्तव में कट गया था। कटा हुआ हाथ नीचे गिर गया। आसमान में खून की वर्षा होने लगी। अध्याय 29। गुलो की दयनीय चीखें आकाश में गूंज उठीं। भयंकर दर्द के कारण उसके लिए हवा में संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो गया। स्क्रॉल उसे अस्थिर रूप से आगे ले गया। वास्तव में ये लगातार नीचे उतर रहा था। जियो चेन ने पेड़ की चोटी पर कदम रखा। वह एक पेड़ की चोटी से दूसरे पेड़ की चोटी पर छलांग लगाने लगा। उसका शरीर एक धुंधली छाया में बदल गया। दर्जनों मीटर तक पीछा करने के बाद उसने दूसरी तलवार फेंक दी। दीप्तिमान तलवार से चकाचौंध करने वाली रोशनी निकल रही थी। आकाश में उड़ते उल्कापिंड की तरह इसने गुलो पर प्रकाश की एक लंबी पूंछ के साथ प्रहार किया। हर जगह खून बिखरा हुआ था। दूसरा वार हो चुका था। तलवार गुलो की छाती में घुस गई। इसने उसे लगभग नीचे गिरा दिया। हवा में खून जमा देने वाली चीख गूंज उठी और आसमान से खून की एक लंबी धार बहने लगी। गुलो, जो बुरी तरह घायल था और मौत के कगार पर था, ने स्क्रॉल को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की और तेजी से दूर उड़ गया। चमकदार चांदनी के नीचे जियो चेन पेड़ के शीर्ष पर खड़ा था और आकाश की ओर दहाड़ रहा था। उसके लंबे बाल हवा में बेतहाशा नाच रहे थे। उसकी आंखें ब्लेड की तरह तेज थीं। आज रात की लड़ाई ने आखिरकार स्थिति को बदल दिया था। उसने अपना गुस्सा निकाल लिया था और अब उसे भागना नहीं था। क्विंगुआंग वांग, यानलुओ वांग और लुनहुई वांग पेड़ के मुकुट पर चढ़ गए। वह जियो चेन के पास पहुंची। चांदनी रात में तीनों बर्फ सफेद कंकाल आकाश में चमकते चांद को देख रहे थे। सिर में आत्मा का प्रकाश उतार चढ़ाव की लहरें उत्सर्जित कर रहा था।
ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ याद कर रहा हो। आधी रात के बाद जंगल में जानवरों की दहाड़ें गायब हो गईं। वहां असाधारण शांति थी और कोमल चांदनी जंगल पर चमक रही थी। शुद्ध सफेद पंखों के बड़े बड़े टुकड़ों की तरह जंगल सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण था। जियो चेन पेड़ की चोटी पर पैर मोड़कर बैठ गया। चांदनी पृथ्वी की रहस्यमय कला द्वारा खींची गई थी और पानी की तरह धीरे धीरे बह रही थी। पेड़ के मुकुट के ऊपर एक हल्की पवित्र चमक फैल रही थी। इसके कारण ये स्थान असाधारण रूप से शांत और शांतिपूर्ण प्रतीत हुआ। एक भयंकर युद्ध के बाद जियाओ चेन का शरीर पहले से ही बहुत खाली था। शुद्ध चांदनी ऊर्जा लगातार अवशोषित हो रही थी। इससे उनके शरीर में पुनः ऊर्जा भर गई, जो लगभग समाप्त हो चुका था। तीनों कंकाल चुपचाप उस क्रिस्टल को परिष्कृत कर रहे थे जो जियाओ चेन ने उन्हें दिया था। उनके बर्फ जैसे सफेद कंकालों में ज्यादा चमक थी, खासतौर पर उनकी खोपड़ियां। यह आत्मा के प्रकाश में चमकता और पारदर्शी था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इसके जेड में तब्दील होने के संकेत हैं। रात शांत और शांतिपूर्ण थी। आकाश में तारे धीरे धीरे फीके पड़ने लगे और पूर्व दिशा में धीरे धीरे लालिमा छाने लगी। सुबह हो चुकी थी। शांत आदिम जंगल में पक्षी सबसे पहले सक्रिय हुए। पक्षियों की मधुर चहचहाहट कानों को स्पष्ट और सुखद लग रही थी। तभी जानवरों की दहाड़ें उठने और गिरने लगी। जियाओ चेन का पूरा शरीर धुंधली चमक की परत में लिपटा हुआ था। उसके बगल में कुछ पक्षी उछल कूद कर रहे थे और चहचहा रहे थे। वह प्रकृति के साथ घुल मिल गया था। जब तक उसने अपनी आंखें नहीं खोली, जंगल के पक्षी डरकर उड़ गए। उसे लगा कि उसका सार क्यों बढ़ रहा है। उसके शरीर की सतह पर तेज रोशनी प्रवाहित हो रही थी। उसने अपने शरीर पर लगे खून के धब्बे साफ पानी की धार से धोए और शिकार का एक अतुलनीय रूप से शानदार नाश्ता किया। जियो चेन ने तीनों कंकालों को उनके रास्ते पर ले गया। भगदड़ मचाते हाथी, पंखों वाले दिव्य तेंदुए, बाल्टी जितनी मोटी सुनहरी शतपदियां, 3 मुंह वाले बाघ राजा जो छोटे पहाड़ों के आकार के थे। रास्ते में विशालकाय हाथियों का एक समूह था। प्राचीन जंगल में जानवरों की तेज और डरावनी दहाड़ें लगातार गूंज रही थीं। पहाड़ी जंगल की परत दर परत पार करने के बाद जियो चेन तीनों कंकालों को उनके पूर्व निवास स्थान पर ले आया। नीलम जैसी झील के किनारे हरा बांस का घर अभी भी खड़ा था। इसमें पौधों की सुगंध फैली हुई थी और यह विस्टेरिया के पौधों से घिरा हुआ था। फूल और घास सुगंधित थे। वे यहीं नहीं रुके, वे हरे भरे जंगल से होकर गुजरे। वे समुद्र तट पर पहुंचे। जियो चेन ने समुद्री नमक को सुखाना शुरू कर दिया। पर्याप्त नमक इकट्ठा करने के बाद वह झाओ लिनेर और गुलुओ की तलाश के लिए तैयार था। सुबह की धूप सुनहरी और चमकदार थी। तीनों कंकालों को सूरज की रोशनी से बहुत नफरत थी। वे समुद्र तट के किनारे नारियल के बाग में छिप गए। वे बाहर आने को तैयार नहीं थे। जियो चेन ने नारियल के खोल का उपयोग समुद्री जल से भरने के लिए किया और समुद्री नमक बनाने के लिए उसे सुखाया। हालांकि ठीक इसी समय उन्हें समुद्र में एक मानव आकृति दिखाई दी। एक सफेद कपड़े पहने आदमी बिजली की गति से समुद्र की गहराई से बाहर आया। वह पानी में तैरती हुई दिव्य मछली की तरह था। यह बहुत ही चौंकाने वाला दृश्य था। सफेद कपड़े वाला आदमी तैरकर नहीं आया, वह समुद्र की सतह पर खड़ा था। वह करीब पहुंच रहा था, अंततः वह स्पष्ट रूप से देख सकता था। वह एक सफेद वस्त्र पहने युवा भिक्षु था। वह लकड़ी के बीम पर पैर रखकर हवा के साथ आगे बढ़ रहा था। वह एक निर्वासित अमर की तरह था जो लहरों पर चल रहा था। यह अवर्णनीय रूप से सुरुचिपूर्ण था। बोधिधर्म हल्कापन तकनीक, यह एक सर्वोच्च गति तकनीक थी जो मानव संसार में कई वर्षों से लुप्त हो चुकी थी। जियो चेन को झटका लगा, यह निश्चित रूप से एक विशेषज्ञ था। उसके पास सतर्क रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हल्की नमकीन समुद्री हवा बह रही थी। सफेद कपड़े पहने भिक्षु लहरों पर चलते हुए समुद्र के किनारे पहुंच गया। उसने जियाओ चेन को कुछ आश्चर्य से देखा, लेकिन वह बहुत जल्दी शांत हो गया और समुद्र तट पर चला गया। तुम हो? सफेद वस्त्र पहने वह भिक्षु आम भिक्षुओं से अलग था। वह बुद्ध का नाम नहीं जपता था। उन्होंने उसे भिक्षा देने वाले के रूप में संबोधित नहीं किया, बल्कि एक साधारण व्यक्ति की तरह पूछा। वह बता सकता था कि इस युवा भिक्षु का आचरण असाधारण था। जियो चेन ने अपनी पहचान बताने के लिए अत्यंत संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग किया। यदि वह अब से अमर दुनिया में जीवित रहना चाहता था, तो उसे इस दुनिया के चिकित्सकों के साथ अपने संबंधों को अच्छी तरह से संभालना होगा। श्वेत वस्त्रधारी भिक्षु बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने अपना मुंह खोला और कहा, मेरा धर्म नाम यजन है। उन्होंने खुद को गरीब भिक्षु कहकर संबोधित नहीं किया, उन्होंने खुद को एक साधारण व्यक्ति के रूप में संबोधित किया। हालांकि उनके शब्द किसी भिक्षु की तरह नहीं लग रहे थे, लेकिन उन्होंने एक असाधारण स्वभाव का परिचय दिया। उनके व्यवहार से वे एक वरिष्ठ भिक्षु की तरह लग रहे थे। वे दोनों यूं ही बातें करते रहे और अनजाने में ही नारियल के बाग में चले गए। ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों कंकालों को अजनबियों के आने का आभास हो गया था। वे चुपचाप पीछे हट गए। बौद्ध यजन, क्या इस द्वीप में कुछ विशेष बात है? जियो चेन के दिल में बहुत सारे सवाल थे। वांग जी फैंग, गुलुओ और अन्य लोग एक के बाद एक इस द्वीप पर आए। जाहिर है, उनका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। बौद्ध यजन भी अब इस द्वीप पर आ गए हैं। इससे यह सिद्ध हो गया कि यह उजाड़ द्वीप कोई साधारण द्वीप नहीं था। इस द्वीप को ड्रैगन द्वीप कहा जाता है। प्राचीन काल में दिव्य मोनोलिथ स्वर्ग से उतरे और इस द्वीप को हमेशा के लिए सील कर दिया। सभी ड्रैगन जो देवताओं के विरुद्ध लड़ने में सक्षम थे, हमेशा के लिए अपनी जादुई शक्ति खो बैठे और इस उजाड़ द्वीप पर सीमित हो गए। जियाओ चेन को आखिरकार समझ में आ गया कि 8 पंजे वाला तानाशाह ड्रैगन जो समुद्र के देवता के खिलाफ लड़ सकता था, साथ ही अत्याचारी ड्रैगन जो ड्रैगन जाति के शाही वंशों में से एक था, में देवत्व से ज्यादा पाशविकता थी। इस उजाड़ द्वीप पर जिसे दिव्य मोनोलिथ ने सील कर दिया था, वे पहले से ही अपनी दिव्य शक्ति खो चुके थे। ऐसी बात क्यों घटित हुई? जियो चेन ने असमंजस में पूछा। बौद्ध यजन ने जियो चेन की वर्तमान मनस्थिति को समझा। उसने अमर दुनिया की घटनाओं के बारे में संक्षेप में बताया। ड्रैगन कबीले को सील करने के बाद क्या हुआ, यह कोई नहीं जानता। ड्रैगन के बंद हो जाने के बाद सुइरेंशी, युचाओशी, फुक्सी और अन्य पैतृक देवता भी गायब हो गए।
उस काल के दौरान लाओजी, प्रिमोडियल, टोंगटियन, गौतम और अन्य शक्तिशाली प्राणी भी लुप्त हो गए। उस समयावधि के दौरान संभवतः एक महान परिवर्तन घटित हुआ। वे देवता बिना किसी निशान के गायब हो गए। ये कैसे हो सकता है? जियो चेन को समझ में नहीं आया। उसने बौद्ध यिजन की ओर देखा और पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया में अब कोई देवता नहीं है? आप ऐसा भी नहीं कह सकते। अमर प्राणियों की दुनिया विशाल और असीम है। कई जातियां हैं, कुल देवता अब नहीं रहे। लाओजी, गौतम और अन्य शक्तिशाली प्राणी भी लुप्त हो गए, लेकिन विदेशी जातियों के देवताओं की कथा अभी भी प्रचलित है। बहुत सी बातें स्पष्ट रूप से समझाना कठिन है। उन्हें समझने के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से उस विशाल महाद्वीप पर जाना होगा। अध्याय 30। एक एलियन। भगवान। हाँ, भविष्य में आप 20 मीटर ऊंचे विशालकाय जीव देख सकते हैं, ऐसे उत्तम प्राणी जो हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, तथा ऐसी प्रजातियां जो ऊर्जा पंखों के साथ उड़ सकती हैं। जियो चेन ने अचानक पूछा, पौराणिक बौद्ध धर्म, डुगोक्यूबाई, लैंगफानयुन और अन्य की तुलना देवताओं से कैसे की जा सकती है? यिजेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, इन नायकों ने पहले ही जीवन और मृत्यु को देख लिया है, शायद उन्हें पहले से ही देवता माना जा सकता है। मास्टर यिजेन, क्या मैं ये पूछने की स्वतंत्रता ले सकता हूँ कि क्या आपके पास ड्रैगन द्वीप पर कोई महत्वपूर्ण मामला है? यिजेन मुस्कुराया और कहा, मैं खुद को जादूगर कहने की हिम्मत नहीं करता, बस मुझे यिजेन कहो। मैं यहाँ अपना भाग्य आजमाने आया हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या मैं पैट्रिक ड्रैगन को ढूंढ सकता हूँ। जियो चेन ने चौंकते हुए कहा, पूर्वज ड्रैगन? क्या ये मानव जगत का टोटेम हो सकता है? क्या यह एक पौराणिक ब्रह्मपूर्ण अस्तित्व नहीं है? तथाकथित पैट्रिक ड्रैगन मानव दुनिया में पौराणिक दिव्य ड्रैगन था। शाही परिवार ने हमेशा खुद को स्वर्ग का दिव्य ड्रैगन पुत्र माना था। हालांकि दिव्य ड्रैगन कभी भी वास्तविक दुनिया में प्रकट नहीं हुआ था। अत्याचारी ड्रैगन, पंख वाले ड्रैगन और थंडर ड्रैगन के विपरीत, जो वास्तविक दुनिया में मौजूद थे, बाद की पीढ़ियों ने सोचा कि वे केवल काल्पनिक अस्तित्व थे। बौद्ध यिजेन ने गंभीरता से कहा, पैट्रिक ड्रैगन वास्तव में मौजूद है, लेकिन ऐसा लगता है कि दुनिया में केवल एक ही हो सकता है, दो कभी एक दूसरे से नहीं मिल सकते। ये ड्रैगनों में से एक ड्रैगन था। यह शायद टायरानोसॉरस या स्टेगोसॉरस से पैदा हुआ होगा। कोई भी ड्रैगन इसे जन्म दे सकता था। यंग ड्रैगन चरण से शुरू होकर इसने यंग ड्रैगन के बीच जमकर लड़ाई की, लगातार अपने मूल रूप को बदलता रहा जब तक कि इसने 10,000 ड्रैगन को हरा नहीं दिया और 5 पंजे वाले पैट्रिक ड्रैगन में तब्दील नहीं हो गया। यदि ऐसा है, तो इसका मतलब है कि पैट्रिक ड्रैगन का जन्म नहीं हुआ था। यह एक युद्ध में असंख्य ड्रैगनों के बीच से उभरा और रूपांतरित हो गया। हाँ, किसी भी युवा ड्रैगन के पैट्रिक ड्रैगन में तब्दील होने की संभावना होती है। हालांकि असली पैट्रिक ड्रैगन अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही उत्कृष्ट था, इसलिए इसे पहचानना बहुत आसान था। बौद्ध यिजेन ने ड्रैगन द्वीप को देखा, जहां जंगली जानवरों की दहाड़ें एक के बाद एक उठती और गिरती रहीं, और कहा, महाद्वीप के सभी भविष्यवक्ताओं ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी है कि ड्रैगन द्वीप पर एक पैट्रिक ड्रैगन पैदा होगा। इसके कारण ड्रैगन द्वीप पर लगी मुहर भी हट सकती है। ड्रैगन द्वीप, जैसा कि नाम से पता चलता है, वह द्वीप था जहां ड्रैगन रहते थे। प्राचीन ड्रैगन कबीले को यहीं सील किया गया था, और वास्तव में उनके पास पैट्रिक ड्रैगन पैदा करने की स्थितियां थीं। यदि प्राचीन ड्रैगन जाति को सील नहीं किया गया होता, तो वे देवताओं के खिलाफ लड़ने में सक्षम होते। पौराणिक पैट्रिक ड्रैगन लोगों को केवल प्रशंसा में चिल्लाने पर मजबूर कर सकता है। ये समझना बहुत आसान था कि वांग ज़ीफैंग, गुलुओ और अन्य लोग यहाँ क्यों आए थे। अगर वे एक पैट्रिक ड्रैगन को उसके बचपन में ही वश में कर सकते हैं, तो यह वास्तव में अकल्पनीय होगा। बौद्ध यिजेन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, पैट्रिक ड्रैगन को ढूंढना केवल एक असाधारण आशा है। अगर मुझे सिंडिकेट ड्रैगन किंग मिल जाए तो ये काफी होगा। सिंडिकेट ड्रैगन किंग। जब प्रत्येक पैट्रिक ड्रैगन का जन्म होगा, तो कुछ सिंडिकेट ड्रैगन राजा होंगे। उनकी ताकत पैट्रिक ड्रैगन की तुलना में बहुत कमजोर नहीं है। वे पैट्रिक ड्रैगन के लिए सबसे अच्छी तीली हैं। पैट्रिक ड्रैगन की तरह वे अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही उत्कृष्ट थे और आसानी से पहचाने जा सकते थे। वे युद्ध में लगातार रूपांतरित हो सकते थे और पैट्रिक ड्रैगन के सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी और शत्रु थे। किंवदंतियों में यहाँ तक कि कुछ युवा सिंडिकेट ड्रैगन राजा भी हैं जो मूल युवा पैट्रिक ड्रैगन को मार सकते हैं और इसे सर्वोच्च ड्रैगन बनने के लिए बदल सकते हैं। पैट्रिक ड्रैगन का मार्ग बहुत क्रूर है। जियो चेन ने आह भरी। हाँ, ये बहुत क्रूर है। अन्यथा इसमें देवताओं को भी डराने की शक्ति नहीं होती। जियो चेन को अचानक एक सवाल सूझा, चूंकि पैट्रिक ड्रैगन इतना शक्तिशाली था, क्या वे उत्कृष्ट लोग जो पहले से ही अनंत काल से रह रहे हैं, युवा पैट्रिक ड्रैगन की तलाश में यहाँ आएंगे? इस सवाल के संबंध में यिजेन के जवाब ने जियो चेन को ड्रैगन द्वीप की विचित्रता को एक कदम आगे महसूस कराया। ड्रैगन द्वीप को सील कर दिए जाने के बाद न केवल द्वीप पर मौजूद ड्रैगन अपनी दिव्य क्षमता खो बैठे, बल्कि द्वीप में घुसने वाले देवताओं को भी यही हश्र झेलना पड़ा। हालांकि देवताओं के इस जगह से चले जाने के बाद वे लंबे समय तक स्वस्थ रहने के बाद ठीक हो पाए। ड्रैगन इतने भाग्यशाली नहीं थे, इसलिए विशेषज्ञ जितना अधिक शक्तिशाली होता, उतना ही वे ड्रैगन द्वीप में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते थे। इसके अलावा आसपास के हजारों मील का समुद्री क्षेत्र भी प्रभावित हुआ। सामान्य परिस्थितियों में यह एक मृत क्षेत्र है, यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है। ये वास्तव में वर्जित महासागर है। हर कुछ 100 साल बाद ही तब्बू महासागर की मौत की कैद कुछ समय के लिए गायब हो जाती है। अब यह एक और चक्र है, समुद्री क्षेत्र में फिलहाल बिना किसी रुकावट के पार किया जा सकता है। मास्टर यिजेन, क्या ऐसा हो सकता है कि आपने अकेले ही समुद्र पार किया हो? यिजेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह द्वीप मुख्य भूमि से कई हजार मील दूर है, मेरे पास अकेले समुद्र पार करने की ताकत नहीं है। मैं कुछ साधकों के साथ नाव से यहाँ आया हूँ। सीनियर के नोट से हमें पता चला कि ड्रैगन द्वीप के आसपास के समुद्री क्षेत्र में भी खतरनाक ड्रैगन हैं। इसीलिए हमने इस जगह के नजदीक पहुंचते ही अपना कदम आगे बढ़ा दिया। मैं उनसे बस एक कदम आगे था। जब वे दोनों बातें कर रहे थे तो नीले समुद्र में कुछ आकृतियां प्रकट हुईं। वे सभी दिशाओं से तेज गति से इस स्थान की ओर आ रही थीं।
उनमें से कुछ ने छोटी नाव को तेज गति से चलाने के लिए गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया, कुछ ऐसे भी थे जो आकाश को चीरने के लिए उड़ते हुए स्क्रॉल पर सवार थे। जियो चेन को सबसे अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि वहां एक सुनहरे बालों वाला युवक था जो वास्तव में सीधे उड़कर आया था। जैसे कि उसने जियो चेन की आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति देखी, बौद्ध विजन ने समझाया, वह पश्चिमी कबीले का दिव्य जादू करने वाला है। ऐसा कहा जाता है कि वे जिस देवता पर विश्वास करते हैं उसकी शक्ति उधार ले सकते हैं। कुछ आकृतियां तेज गति से समुद्र तट की ओर दौड़ी। वे बहुत आश्चर्यचकित हुए जब उन्होंने बौद्ध विजन को एक लंबे और सुंदर युवक के साथ खड़े देखा। जियो चेन भी उनका आंकलन कर रहा था। ये कुछ लोग असाधारण लोग लग रहे थे, उनमें से हर एक का स्वभाव असाधारण था। एक खूबसूरत महिला हमेशा ध्यान आकर्षित करेगी और एक सुंदरता जो चमकदार चांद को भी मात दे सकती है हमेशा लोगों के ध्यान का केंद्र बिंदु होगी। समुद्र तट पर कदम रखने वाले 4 लोगों में एक ऐसी तेजस्वी महिला थी जो शाही देवदूत झाओ लिनेर से जरा भी कम नहीं थी। यान किंगचेंग, मरे हुए दानव राजा का वंशज। दोनों पक्षों के बीच अभी भी कुछ दूरी थी। यिजेन ने धीमी आवाज में उसका परिचय जियो चेन से कराया। यह एक बहुत ही खास नाम था, लेकिन यह वाकई बहुत उपयुक्त था। वह सुंदर और अद्भुत जैड जैसा शरीर, ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग की सबसे उत्तम कृति हो। अगर वह फूलों के समूह में खड़ी होती तो सभी फूल अपनी चमक खो देते। उसकी सुरुचिपूर्ण बैंगनी पोशाक के विपरीत उसकी बर्फ जैसी त्वचा और भी अधिक कोमल और गतिशील थी। उसके लंबे काले बाल स्वाभाविक रूप से उसके कंधों पर लटक रहे थे। उसकी लंबी पलकों के नीचे की आंखों की जोड़ी बुद्धिमत्ता से भरी हुई थी। उसकी सुंदर नाक उठी हुई थी। उसके नम लाल होंठ, उसके मोती जैसे सफेद दांत जेड की तरह थे। उसका अद्वितीय रंग एक हल्की धुंध से ढका हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक सपने में थी। यान किंगचेंग, लोगों के लिए उसे याद न करना असंभव था, भले ही वे न चाहते हों। इतनी असाधारण सुंदर महिला, वह हर किसी के दिल में गहराई से अंकित हो जाएगी जिसने उसे पहली बार देखा। हालांकि जियाओ चेन को लगा कि कुछ गड़बड़ है, यह महिला उसकी प्राणघातक दुश्मन हो सकती है। यान किंगचेंग संभवतः वांग जिफेंग की छोटी बहन थी जिसे उसने मार डाला था। यान किंगचेंग की खूबसूरती उस पीढ़ी में बेजोड़ थी, इसलिए लोग उसकी ओर ध्यान दिए बिना नहीं रह सके। उन चारों में से जो आखिरी व्यक्ति समुद्र तट पर चला गया, वह बिल्कुल भी सुंदर नहीं माना जा सकता था, लेकिन वह असाधारण रूप से आकर्षक भी था। ये व्यक्ति वास्तव में 3 मीटर लंबा था। वह एक सामान्य व्यक्ति से बहुत लंबा था। उसके लंबे भूरे बाल उसके कंधों पर अस्त व्यस्त तरीके से लटके हुए थे। उसकी मोटी भौहें और तेंदुए जैसी आंखें थीं। उसका रूप असभ्य था। इसके अलावा उसके पास वास्तव में भेड़िए के कान की एक जोड़ी थी, साथ ही एक लंबी और शक्तिशाली बाघ की पूंछ थी। इसने वास्तव में जियो चेन को अंतहीन रूप से चौंका दिया। बौद्ध विजन ने धीमी आवाज में जियो चेन से कहा, कैस, वह बर्बर जाति का एक युवा विशेषज्ञ है। बर्बर जाति की आबादी बहुत कम है, लेकिन वे जनजात युद्धक जाति हैं। उनकी सैन्य शक्ति अतुलनीय रूप से शक्तिशाली है। किंवदंती है कि उनके शरीर के भीतर एक प्राचीन और शक्तिशाली जानवर की आत्मा बंद है, इसीलिए उन्हें जानवर जाति के रूप में भी जाना जाता है। जियो चेन ने 3 मीटर लंबे कैस को देखा। उसने उसकी शक्तिशाली विस्फोटक शक्ति की कल्पना की, साथ ही उस अज्ञात भयानक जानवर आत्मा की भी। इस तरह का व्यक्ति अतुलनीय रूप से बहादुर और भयंकर होना चाहिए। समुद्र तट पर बहते रेत की आवाज गूंज रही थी। एक के बाद एक हरी लताएं सचमुच रेत से निकल रही थी। ये वाकई एक आश्चर्यजनक मामला था। एक के बाद एक लताएं सामने चल रहे एक बच्चे के चारों ओर लिपटी हुई थी। शुरू में उसकी शक्ल बहुत साधारण थी। समुद्र तट पर घूमने वाले 4 लोगों में से वह सबसे कम ध्यान आकर्षित करने वाला था। हालांकि इस समय वह केंद्र बिंदु बन गया। ड्रैगन द्वीप में सचमुच एक विचित्र शक्ति है। मेरी आध्यात्मिक शक्ति विचलित हो रही है। ये निष्कर्ष सुनकर घटनास्थल पर मौजूद कुछ लोगों के माथे पर बल पड़ गए। बौद्ध विजन ने धीमी आवाज में जियाओ चेन को समझाया, यालुओ दे जंगल जनजाति का एक युवा विशेषज्ञ। इस जनजाति के लोगों के पास पौधों को नियंत्रित करने की आध्यात्मिक शक्ति है। यालुओ दे के बाल लंबे गहरे हरे रंग के थे, यहाँ तक कि उसकी पुतलियां भी हल्के हरे रंग की थीं। उसका रूप बहुत साधारण था, उसका शरीर भी बहुत कमजोर था, लेकिन जियाओ चेन ने इस व्यक्ति की ताकत को कमतर आंकने की हिम्मत नहीं की। कुछ ही समय में समुद्र तट हरियाली से भर गया। दूसरी जनजाति के इस युवक के पास एक बहुत ही अनोखी क्षमता थी। उसका हमला करने का तरीका भी बहुत अनोखा था।